दोस्तों, मैंने सबसे बेकार एबिलिटी अवेकन की थी जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। रैंक एफ वाटर स्पार्क। ये सिर्फ किसी के होंठ गीले करने के काम आ सकती थी। मतलब सीरियसली भाई, लिप बाम बनने थोड़ी आया था मैं यहाँ पर। मेरे क्लास के बच्चों ने मेरा बहुत मजाक उड़ाया। उन्होंने मुझे टोटली बोझ समझ लिया। जब भी कॉम्बैट का टाइम आता वो बिना सोचे समझे मुझे आगे धकेल देते। बेट यानी चारा, बस यही मेरी औकात रह गई थी उनकी नजरों में। पर उन्हें क्या पता था कि अगले ही पल ये चारा सबकी पेटी बनाने वाला है, क्योंकि मेरे पास एक ओवर पावर्ड सिस्टम था। ये सिस्टम दुनिया की सबसे यूजलेस एबिलिटी को उठाता है और उसे सीधा SSS+ एबिलिटी राथ ऑफ द सी गॉड में अपग्रेड कर देता है। एक तेज हवा का झोंका अपने साथ जंग की बदबू लेकर उस पुराने खंडर बन चुके स्टील मिल में आता है। तभी अचानक किसी का भारी हाथ मेरी पीठ पर जोर से पड़ता है। मैं आगे की तरफ लड़खड़ाता हूं, 2 कदम बढ़ता हूं और मेरे पैरों के नीचे कंकड़ फिसलते हैं। मैं खुद को संभालता हूं, अपनी पुरानी स्कूल यूनिफॉर्म की आस्तीन झाड़ता हूं और आगे उस फैक्ट्री के काले डरावने मुंह की तरफ देखता हूं। अंधेरे के बिल्कुल अंदर से मुझे बहुत सारी हल्की हल्की गुर्राहट सुनाई देती है। कम से कम 1 दर्जन खतरनाक जानवर उस शैडोज में छुपे हुए थे। बोझ बनने वाली एबिलिटीज वालों की जगह चारा बनने की ही होती है। रेक्स की आलसी और घमंडी आवाज मेरे पीछे से आती है। जैंगो के डिजन परिवार का ये छोटा नवाब अपने लाल रंग के स्टाफ को किसी खिलौने की तरह घुमा रहा था, जिसके किनारों पर आग की लपटें नाच रही थी और उसके चेहरे की उस घटिया मुस्कान को चमका रही थी। सब अपनी पोजीशन ले लो, आंखें खुली रखना, कमजोर लोगों का यही हाल होता है, वो बोला। भाई, इसकी ओवर एक्टिंग और प्लॉट आर्मर दोनों का लेवल चेक करो। थोड़ी सी शक्ति क्या आ गई, खुद को पता नहीं क्या 30 मार खान समझ रहा था। असेसमेंट देने आए दर्जनों स्टूडेंट्स सेफ्टी पेरीमीटर के पीछे खड़े होकर ये सब देख रहे थे। कुछ की आंखों में मेरे लिए दया थी तो कुछ इस बात पर खुश थे कि चलो किसी और की बलि चढ़ रही है, और वो लोग बच गए। बेचारा रैंक एफ वाटर स्पार्क, ऐसी एबिलिटी जो बस थूकने के बराबर है, बोझ है पूरा। सुना है अवेकनिंग सेरेमनी में सबसे लास्ट आया था, इसलिए इसे फॉर्डर यूनिट में फेंक दिया। उस यूनिट का बस एक ही काम है, तोपों का चारा बनना। वहां सेलेक्ट होना मतलब किस्मत का टिकट कट जाना। भाई, इनकी बातें सुनकर लग रहा था जैसे इनके मुंह में माइक फिट है। हर जगह से इनकी बेकार आवाजें मेरे कानों में घुस रही थी, पर मैं इन सबको पूरी तरह इग्नोर कर देता हूँ। मैं अपनी जेब में हाथ डालता हूँ और एक पुराना जंग लगा सिक्का निकालता हूँ, जिसके किनारे सालों तक घिस घिस कर बिल्कुल चिकने हो चुके थे। मैं उस सिक्के को हवा में उछालता हूँ, कैच करता हूँ और फिर से उछालता हूँ। मेरी निगाहें उस डार्क फैक्ट्री के एंट्रेंस पर नहीं थी, बल्कि उस हल्के नीले रंग के ट्रांसलूसेंट पैनल पर थी जो मेरे ठीक सामने हवा में तैर रहा था। असेंशन सिस्टम स्टेटस एक्टिवेटिंग, करंट प्रोग्रेस 99%। पूरा 1 महीना बीत चुका था। जिस पल मुझे उस अवेकनिंग सेरेमनी में रैंक एफ मिला था, उस पल से लेकर आज तक ये पैनल मेरी आंखों के राइट साइड कॉर्नर में चिपका हुआ था। हर बार जब कोई मेरा मजाक उड़ाता, मुझे नीचा दिखाता, तो ये प्रोग्रेस बार थोड़ा सा आगे बढ़ जाता। 1 महीने की इन सर्द नजरों और बेइज्जती ने घिस घिस कर इसे 99% तक पहुंचा दिया था। बस थोड़ा सा और, मेरे होंठ एक हल्की सी मुस्कान में बदल जाते हैं। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो रेक्स, इसके अंदर जो गेल विंड वुल्स का झुंड है, वो तुम्हारा ही जलवा दिखाने का वक्त है। रेक्स अपनी आंखें सिकोड़ता है। वो मेरे एक्सप्रेशंस को समझ नहीं पा रहा था। एक फट्टू जिसे भेड़ियों की गुफा में धकेला जा रहा हो, उसके चेहरे पर ऐसे एक्सप्रेशन नहीं होने चाहिए थे। मैं कुछ ज्यादा ही शांत था, इतना शांत कि उसकी हालत टाइट हो गई थी। पर उसका ये डर आधे सेकंड भी नहीं टिक पाया और उसका घमंड वापस से उस पर हावी हो गया। बस एक रैंक एफ ही तो है, एक ऐसा बंदा जो मुश्किल से पानी की कुछ बूंदें निकाल सकता है। ये चाहे कितना भी शांत बनने की एक्टिंग कर ले, सच्चाई ये है कि अब ये बुरी तरह पैक होने वाला है। टाइम वेस्ट मत कर, अंदर जा। तभी सिस्टम नोटिफिकेशन आता है, एक्सट्रीम कंटेम्प्ट डिटेक्टेड फ्रॉम रेक्स, शॉक पॉइंट्स +10। पैनल पर नंबर थोड़ा बढ़ता है, पर वो 99% का फिगर अपनी जगह से टस से मस नहीं होता। मैं हल्का सा चिड़चिड़ाता हूँ। 10 पॉइंट ऐड हो गए, पर बार ने तो कोई रिएक्शन ही नहीं दिया। मैं पैनल के नीचे लिखे छोटे ग्रे टेक्स्ट को ध्यान से पढ़ता हूँ। टोटल शॉक पॉइंट्स रिक्वायर्ड फॉर एक्टिवेशन 10,000, करंट टोटल 9,910। भाई, अभी भी 90 पॉइंट कम थे, तो ये बस थोड़ा सा नहीं, पूरे 90 पॉइंट थे। उस बार ने 99% इसलिए दिखाया था क्योंकि उसने राउंडिंग ऑफ कर दी थी। जो 10 पॉइंट मैंने अभी कमाए, उससे टोटल 9,910 हुआ था। अभी भी कैप हिट करने के लिए 90 पॉइंट और चाहिए थे। पिछले 1 महीने के हिसाब से देखूं तो नॉर्मल बेइज्जती से मुझे बस 1 से 5 पॉइंट मिलते थे। रेक्स जैसे अमीर बाप के बिगड़े नवाब की एक्सट्रीम बेइज्जती ने मुझे 10 पॉइंट दिए थे, मतलब 90 पॉइंट अभी बचे थे। सिर्फ ताने सुनकर मुझे कम से कम 10 बार और ऐसी ही बेइज्जती झेलनी पड़ती। पर क्या हो अगर मैं कुछ ऐसा करूं जिससे वहां खड़े लोग सच में पूरी तरह दंग रह जाएं। मैं अपने हाथ के सिक्के को उछालता हूं और मेरी नजरें सीधी उस फैक्ट्री के अंदर गहराई में चमक रही उन दर्जनों भेड़ियों की पीली आंखों पर जाती हैं। एक धीमी, सब कुछ समझ लेने वाली मुस्कान मेरे होठों पर आ जाती है।
तो फिर किस बात का इंतजार है, मैं सोचता हूँ। तभी रेक्स का एक चमचा मुझे दोबारा धक्का मारता है, इस बार थोड़ा और जोर से। ऐसे बेवजह उछलने वालों का जल्द ही सिस्टम हैंग होने वाला था। मैं रोकना बंद कर देता हूँ। मैं खुद को उस पुश के सहारे आगे बढ़ने देता हूँ और सीधा फैक्ट्री के अंदर कदम रखता हूँ। मेरे कदमों की आवाज़ उस खाली खंडर में और ऊपर टूटी हुई छत के दरारों से आती ठंडी और खोखली गूंज पैदा करती है। एक फीकी मुर्दा रोशनी अंदर आ रही थी, जो जंग लगे आयरन रेल से भरे फर्श पर पड़ रही थी। हवा में किसी सड़ी हुई चीज की महक थी और गुर्राहट हर तरफ से मेरे ऊपर दबाव बना रही थी। अंधेरे में कम से कम 10 से ज्यादा हरे रंग की भेड़ियों जैसी आंखें चमकने लगती हैं। अकेला टियर 1 गेल विंड वुल्फ उतना बड़ा खतरा नहीं होता, पर एक प्रॉपर झुंड में आकर वो किसी अकेले फंसे हुए टियर 2 अवेकनर का भी आराम से टिकट कटा देते हैं। रेक्स अपनी मंडली को लेकर थोड़ा ऊपर की तरफ सेफर ग्राउंड पर जाता है, अपने स्टाफ को जमीन पर जोर से पटकता है और आग का एक बड़ा सा गोला उबलता हुआ निकलता है, जो उन टूटी हुई दीवारों को रोशनी से भर देता है। सबको घेर लिया, रेक्स बड़ी सैटिस्फैक्शन वाली स्माइल के साथ बोलता है। वो मेरी तरफ देखता है, जिस पर पूरा वुल्फ पैक अपनी नजर गड़ाए हुए था। डरना मत, वहीं खड़े रहना, हिलना मत, एक अच्छे चारे की तरह रहना, बाकी मुझ पर छोड़ दो, वो अकड़ते हुए कहता है। भाई, इसकी सस्ती हीरोगिरी मुझे और पका रही थी। बहुत बहुत शुक्रिया रेक्स, मैं उस ठंडी लोहे की दीवार से सहारा लेते हुए पूरी ईमानदारी वाली आवाज में कहता हूँ। तभी पहला गेल विंड वुल्फ हरकत में आता है। एक ग्रे ब्लर अचानक से तेजी से मेरी तरफ आता है, जो एक हल्के हरे रंग के विंड ब्लेड से घिरा हुआ था और उसका निशाना सीधा मेरा गला था। उसकी स्पीड सच में खतरनाक थी, पर मैं ना तो भागता हूं और ना ही अपना हाथ उठाता हूं। मैं बस अपना सर हल्का सा टेढ़ा करता हूं और उस झपटते हुए भेड़िए को नजरअंदाज करते हुए थोड़ी दूर अंधेरे कोने की तरफ देखता हूं। वहां कोई और भी था, बहुत ही चालाकी से छुपा हुआ। हल्की सी झलक थी, कोई जानवर नहीं, इंसान, और वो भी काफी ज्यादा ताकतवर। मैं अपना ध्यान वापस खींचता हूं। भेड़िए के पंजे मेरे गले से सिर्फ 10 सेंटीमीटर दूर थे। मेरे राइट हाथ की इंडेक्स फिंगर हल्की सी ऊपर उठती है और मेरे फिंगर टिप पर पानी की एक छोटी सी क्रिस्टल बूंद बनती है, बहुत छोटी सी, मामूली, बिल्कुल रैंक एफ की औकात वाली। वो बिना किसी आवाज के शूट होती है, बिल्कुल एक बिजली की तरह, और परफेक्ट प्रिसिजन के साथ सीधा भेड़िए के राइट आंच के टियर डक्ट पर लगती है। भेड़िए का सिर झटके से साइड में घूम जाता है। दर्द का एक अचानक और भयानक झटका उसे लगता है और उसकी खोपड़ी मेरे पीछे वाली लोहे की दीवार से एक ठोस आवाज के साथ टकराती है। वहीं के वहीं उसका सिस्टम हैंग हो गया, सीधा बेहोश। इस पूरे किस्से में 1 सेकंड से भी कम टाइम लगा। अंधेरे में छुपा वो रहस्यमय इंसान अचानक से चौंकता है। मेरी सुनने की ताकत बहुत शार्प थी। मैं पीछे नहीं मुड़ता, बस मेरे होठों के किनारे पर एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है। पैनल पर नंबर्स चुपचाप आगे बढ़ते हैं। डिंग। अनजान दर्शक से थोड़ी हैरानी महसूस की गई। शॉक पॉइंट्स +5 और कुल स्कोर 9,915 हो गया। 10,000 का आंकड़ा छूने के लिए 85 पॉइंट्स कम थे, जो काफी नहीं था, लेकिन मुझे परवाह नहीं थी। मैंने दूर देखा जहां रेक्स खुशी खुशी अपनी आग से आसपास की चीजें जला रहा था। असली खेल तो अभी शुरू ही नहीं हुआ था मेरे भाई। अब तक रेक्स ने अपनी आग से तीसरे गेल विंड भेड़िए की भी पेटी बना दी थी। उसने पलटकर मेरी तरफ देखा, जो लोहे की दीवार के सहारे शांति से खड़ा था। मुझे सुरक्षित देखकर उसकी आंखों में एक अजीब सा काला साया छा गया। उसने आवाज नीची करके बगल में खड़े अपने चमचे के कान में कुछ फुसफुसाया। चमचे ने सिर हिलाया और अपने जैकेट से एक छोटी सी कांच की शीशी निकाली। उस पर भयानक खोपड़ी बनी थी। ये बीस्ट लियोर पाउडर था, जो ऊंचे जानवरों को खींचने के लिए इस्तेमाल होता है। ये गैर कानूनी और बैन चीज है। रेक्स ने होठों पर जीभ फेरी। उसकी नजरें सीधा मुझ पर थीं। ये मुझे सिर्फ चारे की तरह इस्तेमाल करने का मामला नहीं था। वो मेरे माता पिता का छोड़ा पुराना जंग लगा सिक्का चाहता था। जिन खानदान के जासूसों ने पक्का कर दिया था कि इसमें अजीब ऊर्जा है। एक रैंक एफ वाले फालतू इंसान के पास ये क्यों हो? बेहतर है कि इसका टिकट काट दिया जाए और इसे दुनिया से पैक कर दिया जाए। रेक्स के इशारे पर चमचा बिना आवाज किए मेरे पीछे से आने लगा। मैं आराम से दीवार से टिका हुआ सिक्के को बेपरवाही से हवा में उछाल रहा था। वो हवा में घूमा और आग की रोशनी में नीली चमक से चमका। वो चमक जंग से अलग थी, पर पल भर में गायब हो गई। किसी ने नहीं देखा और आखिरी भेड़िए का भी सिस्टम हैंग हो गया। रेक्स ने नाटक करते हुए अपना डंडा अंदर रखा और भीड़ दौड़ कर आ गई। अरे वाह रेक्स, तुम कमाल हो। रैंक ए ब्लेज, इसे असली ताकत कहते हैं। जीनियस ऐसा ही होता है, कुछ लोगों की तरह बिल्कुल भी नहीं। किसी ने ये ताना मारा और मुझे देखा। इस प्लॉट आर्मर वाले की ओवर एक्टिंग देखो। मैं बेहोश पड़े भेड़िए के पास बैठकर मजाक में उसकी कान छेड़ रहा था। रेक्स झूठी चिंता का नाटक करते हुए मेरे पास चला आया। ऐश, भयानक नजारा था ना? भेड़िया इतनी तेज झपटा कि मैं पहुंच नहीं पाया। तुम्हें चोट तो नहीं लगी? मैंने घुटनों से धूल झाड़ते हुए कहा। मैं बिल्कुल ठीक हूं रेक्स। भेड़िया तेज था, सीधा दीवार से टकरा गया। कमजोर नजर से ब्रेक नहीं लगा और खुद ही ढेर हो गया।
रेक्स ने कोई जवाब नहीं दिया। उसे मेरी परवाह नहीं थी। एक टियर 1 भेड़िए से बच भी गया तो क्या फर्क पड़ता है। असली खतरनाक चाल तो अब चली जाने वाली थी। रेक्स ने आवाज धीमी करके आदेश दिया कि 5 मिनट आराम करके हम कोर जोन में घुसेंगे। जब वो बकवास कर रहा था, उसका चमचा चुपचाप मेरे एकदम पीछे आ गया। उसने शीशी खोली और रंगहीन पाउडर उड़ता हुआ मेरे कॉलर के अंदर आकर चिपक गया। बीस्ट लियोर पाउडर। वैसे तो ये रंगहीन और बिना गंध का था, पर मुझे अजीब मीठी सी गंध महसूस हो गई। मेरे पास एक ओवरपावर्ड एबिलिटी है। ये खनिजों और पुरानी ऊर्जा की मिलीजुली गंध थी। मैंने तिरछी नजरों से चमचे के हाथ को वापस जाते साफ साफ देख लिया था। फिर मैंने रेक्स के चेहरे की तरफ देखा, जिस पर झूठी चिंता का मोटा पर्दा था। मेरा पैनल तैर रहा था। आम बेइज्जती से अब नंबर नहीं बढ़ता था, पर आगे जो भयानक नजारा होने वाला था उसके लिए मैंने पोल नहीं खोली। बस डर का नाटक किया और पीछे चलने लगा। 30 मीटर दूर एक बीम पर नोवा नाम की एक लड़की बैठी थी, जो खुफिया अधिकारी थी। उसका काला कोट हवा में उड़ रहा था। जब मैंने पानी की बूंद से भेड़िए को अंधा किया था, उसने मेरी हर हरकत देख ली थी। दिलचस्प, नोवा ने इसे दिमाग में नोट कर लिया, पर अभी वो मुझे नहीं, रेक्स को देख रही थी। गैर कानूनी पाउडर की गंध नोवा तक पहुंच चुकी थी। इतना उस जिन खानदान की पेटी बनाने के लिए काफी था, लेकिन उसने रेक्स को नहीं रोका। वो देखना चाहती थी वो कहां जाएगा, और जब मौत मुझे घेरेगी तब मैं घुटनों पर गिरूंगा या कुछ अनोखा करूंगा। कारखाने के अंदर हम कोर जोन में पहुंचे, जहां जमीन पर बहुत बड़े बड़े पंजों के भयानक निशान थे। कोई आम भेड़िया ऐसे निशान कभी नहीं बना सकता था। हर गड्ढा आधे मीटर से चौड़ा था और किनारे की प्लेटें बुरी तरह मुड़ी थीं। चमचों का रंग उड़ गया। रेक्स, ये भयानक निशान सिर्फ टियर 2 का जानवर ही ऐसी तबाही मचा सकता है ना? रेक्स ओवर कॉन्फिडेंस में हंसकर बोला, तो क्या हुआ, कुछ भटके हुए टियर 2 के जानवर ही तो होंगे। मैं अकेला ही उन सबका सिस्टम हैंग कर दूंगा। बोलते हुए उसकी नजर जानबूझकर मेरे कॉलर के पीछे जा रही थी। पाउडर 15 मिनट में एक्टिव होकर 3 मील के जानवरों को सीधा मेरी तरफ खींचेगा। अफरा तफरी में एक डेड वेट गायब हो जाए तो किसे परवाह होगी। रेक्स दिल में मुस्कुरा रहा था, पर मेरी कैलकुलेशन उससे तेज थी। 7 मिनट में कोई टियर 2 नहीं दिखा। इसके 2 कारण थे, या तो यहाँ टियर 2 जानवर हैं ही नहीं, या फिर यहाँ एक खूंखार एपेक्स प्रेडेटर मौजूद है। कोई टियर 2 आने की हिम्मत नहीं करेगा। मैंने गड्ढों और फिर छत के टूटे अजीब छेदों को देखा। कोई विशाल चीज छत फाड़ कर घुसी थी और यहीं रह रही थी। मेरी धड़कन एकदम 62 बीट्स प्रति मिनट पर स्थिर थी। जमीन कांपने लगी, इतनी हल्की कि पता न चले, जैसे नीचे कोई बड़ा दिल धड़क रहा हो। चमचे बेखबर थे। रेक्स हंस रहा था, पर कंपन एकदम मेरे पैरों के नीचे से था। मैंने पटरियों के बीच काले अंधेरे में नीचे देखा। वहां गहरे लाल रंग की तेज रोशनी जल उठी। भाई साहब, वो खतरनाक आंखें थी। मैंने कहा, रेक्स, तुमने पाउडर कुछ ज्यादा डाल दिया। रेक्स का रंग उड़ गया। जमीन फटी और 12 आयरन हाइड राइनो निकले। ये मौत का जाल था। रेक्स भाग गया, पर मैं शांत था। जैसे ही रेक्स और उसके चमचे अपनी जान बचाने के लिए उस संकरे गलियारे के अंदर गायब हुए, मेरे चेहरे पर खौफ का एक भी कतरा नहीं था। मैं वहां से बिल्कुल नहीं भागा। मुझे अपनी जान बचाने से कहीं ज्यादा उन कीमती शॉक पॉइंट्स की जरूरत थी। मुझे एक ऐसा धमाकेदार और खतरनाक प्रदर्शन करना था जो दर्शकों के होश उड़ा दे और मेरा काम आसान कर दे। मेरा असली दर्शक मुझसे 30 मीटर दूर उस लोहे की बीम पर बैठा था। वो छुपी हुई मौजूदगी अब भी वहीं थी, और 12 आयरन हाइड गैंडों के जमीन से बाहर आते ही उस अजनबी की धड़कनें तेज हो गई थीं। जो कोई भी वहां छुपा था, वो इस बात को लेकर घबरा रहा था कि बीच में आए या नहीं। मेरे लिए बस इतना ही काफी था। मैंने अपनी उंगलियों को हल्का सा मोड़ा और मेरी तेज आंखों ने बिजली की रफ्तार से पूरे मैदान का मुआयना किया। जंग लगी हुई पटरियां, गिरे हुए लोहे के खंभे और एक आधी टूटी हुई छत। पटरियों की सतह पर सालों पुराना जंग लगा हुआ था, जिसका सीधा सा मतलब था कि वहां फ्रिक्शन लगभग शून्य था। वो लोहे के खंभे उन भारी गैंडों के जमीन फाड़कर बाहर निकलने से पहले ही काफी कमजोर पड़ चुके थे। छत के बड़े छेद गैंडों के रास्ते के ठीक बाएं तरफ थे, मतलब भारी मलबा किसी भी पल नीचे गिर सकता था। मेरी रद्दी रैंक F वाटर स्पार्क की कुल क्षमता ज्यादा से ज्यादा महज 200 मिलीलीटर पानी निकालने की थी। अगर मैं ये पानी सीधे उन 12 आयरन हाइड गैंडों के मुंह पर मारता तो उन्हें हल्की सी गुदगुदी भी नहीं होती। लेकिन दोस्तों, मैंने कभी भी उनसे आमने सामने लड़ने का बेवकूफ़ी भरा प्लान नहीं बनाया था। जैसे ही आग की वो दीवार गिरी, पूरे 12 आयरन हाइड गैंडों ने एक साथ मुझ पर धावा बोल दिया। उनके लोहे जैसे खुर जमीन को चकनाचूर कर रहे थे। मेरी आंखें पूरी तरह खुली थीं, लेकिन मैंने एक कदम भी पीछे नहीं लिया। मैंने एकदम सटीक तरीके से दाईं ओर गिरे हुए एक लोहे के खंभे पर कदम रखा और फिर मैं भागा। मैं उनसे दूर नहीं, बल्कि ढांचे के ऊपर से भागता हुआ पटरियों के उस हिस्से की तरफ जा रहा था जो गैंडों के बगल में था। मेरा हर एक कदम मिलीमीटर के हिसाब से नापा हुआ था। उसी वक्त मेरी उंगलियों से पानी की बूंदें रिसने लगीं। मेरी एबिलिटी का पूरा रिजर्व एक ही बार में बाहर आ गया। मैंने उसे किसी हथियार की तरह नहीं फेंका, बल्कि एक पतली परत की तरह बिछा दिया। पानी की वो फिल्म ठीक उन 3 पटरियों पर बिछ गई जो सीधे गैंडों के रास्ते में थीं। वो पानी लगभग अदृश्य था, बस सतह पर चमक थी, लेकिन मेरा काम करने के लिए ये काफी था।
जैसे ही पहले आयरनहाइड गेंडे का भारी खुर उस भीगी पटरी पर पड़ा, पानी की फिल्म के कारण फ्रिक्शन पूरी तरह शून्य हो गया। पूरे 3 टन के भारी भरकम गेंडे ने रफ्तार में अपनी पकड़ खो दी। उसका विशाल शरीर बुरी तरह फिसल गया और खुद की रफ्तार ने उसे एक बेकाबू तोप के गोले में बदल दिया। वो सीधे जाकर पास वाले कांपते लोहे के खंभे से टकराया। खंभा जड़ से टूट गया और उससे जुड़ी छत की भारी बीम भी नीचे आ गिरी। टनों लोहे का मलबा सीधे नीचे आ गिरा। पहले गेंडे के ठीक पीछे दूसरा और तीसरा गेंडा भी आ रहे थे। ये एक जबरदस्त चेन रिएक्शन था। चौथा गेंडा पानी वाले दूसरे हिस्से से टकराकर फिसला और फिर पांचवा और छठा भी फिसल गए। वे एक दूसरे से बुरी तरह टकराए, उलझ गए और जमीन पर गिर पड़े। बाकी गेंडों का रास्ता उनके ही साथियों ने रोक लिया। भारी बख्तरअंबार खालों के टकराने की भयानक आवाज गूंज उठी। टियर 2 गेंडों का फॉर्मेशन, जिसमें 12 खूंखार जानवर थे, महज 200 मिलीलीटर पानी ने पैक कर दिया। अंधेरे में बीम पर नोवा पूरे कद पर खड़ी हो गई। उसने अपनी तलवार के हैंडल को इतनी जोर से जकड़ लिया कि पोर सफेद पड़ गए। उसकी पुतलियां आखिरी हद तक सिकुड़ चुकी थी। ये सब एक फालतू रैंक एफ एबिलिटी से किया गया था। ये आम लड़ाई नहीं, बहुत बड़े पैमाने पर युद्ध के मैदान का नियंत्रण था। नोवा हैरान नहीं बल्कि भयंकर सदमे में थी। शॉक पॉइंट्स प्लस 80। अब मेरा कुल स्कोर 9,995 हो चुका था। 10,000 के जादुई आंकड़े से सिर्फ 5 पॉइंट्स दूर। मैंने मुस्कुराते हुए रेक्स से पूछा, तुम्हारी महान बैकअप टीम कहाँ है? रेक्स के होंठ बुरी तरह कांप रहे थे। उसका दिमाग मानने को तैयार नहीं था कि उसने क्या देखा है। तुमने ये कैसे किया? उसके शब्द पूरे भी नहीं हुए थे कि जमीन एक बार फिर से कांप उठी। इस बार कंपन सीधे हमारे नीचे से आ रहा था, गेंडों के मलबे के भी नीचे से। फर्श की दरारों से भयानक लाल ऊर्जा बाहर फूट पड़ी। छत का आखिरी हिस्सा अंदर से एक विशाल लाल हाथ द्वारा चकनाचूर कर दिया गया। एक विशाल साया धड़ाम से नीचे आ गिरा तो हर कोई लड़खड़ा गया। वो 5 मीटर लंबा था, लाल रंग की खुरदुरी खाल से ढका हुआ। लाल आंखों में पुतली नहीं, सिर्फ शुद्ध नफरत थी। टियर 3 एपेक्स लॉर्ड बीस्ट, द ब्लड रेज एप। रेक्स का डंडा हाथ से छूटकर नीचे गिर गया। उस एप ने नीचे देखा, कमरे का मुआयना किया और अपना हाथ बढ़ाकर एक चमचे को जकड़ लिया। उसे चीखने का मौका नहीं मिला, बस हवा में एक सुनहरा धुआं सा छा गया। उसका टिकट कट गया। रेक्स के गले से एक टूटी हुई चीख निकली। मैं 15 मीटर दूर बिल्कुल शांत खड़ा था। मेरी दिल की धड़कन 62 बीट्स प्रति मिनट पर स्थिर थी। सिक्का नीली रोशनी के साथ घूम रहा था। एप की नजर मुझ पर टिक गई। उसने दूसरे चमचे को पकड़ा और लोहे की पटरियों पर दे मारा। पटरी टूट गई और उसकी पेटी बन गई। बचे हुए दोनों चमचे भाग खड़े हुए। एप ने 15 मीटर पार करके जमीन धंसा दी। रेक्स के दांत डर से बज रहे थे और उसके स्टाफ के बीच की आग उसके कांपते हाथों से भी ज्यादा भड़फड़ा रही थी। इसे पता चल गया था कि अब यहां से भागना बेकार है। रेक्स एक जोर की चीख मारता है, अपना स्टाफ हवा में ऊपर उठाता है और अपने अंदर की सारी बची कुची एनर्जी उसमें झोंक देता है। 2 मीटर चौड़ा आग का एक भयंकर गोला सीधा उस ब्लड रेज एप के सीने पर जा लगता है। जब धुआं छटता है तो वो भेड़िया जैसा बंदर वहीं का वहीं खड़ा था। उसके सीने की डार्क रेड खाल थोड़ी सी भी काली तक नहीं हुई थी। वो अपने सीने को देखता है और फिर वापस रेक्स को घूरता है। उसके एक्सप्रेशन साफ बता रहे थे कि बस यही था तेरा सबसे बड़ा अटैक। रेक्स की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। बंदर अपना एक पैर हवा में उठाता है और उसे जमीन पर पूरी ताकत से पटकता है। रेक्स का स्टाफ चकनाचूर हो जाता है और उसका राइट हाथ, जिसने अभी भी स्टाफ को पकड़ा हुआ था, जमीन के अंदर बुरी तरह घुस जाता है। रेक्स चिल्लाता है और जमीन पर गिर पड़ता है। उसका शरीर बुरी तरह ऐंठ रहा था और ठीक उसी वक्त उसके पैरों से कुछ गरम गरम और गीला गीला बहने लगता है। भाइयों, ये देखकर मुझे ऐसी हंसी आई, मतलब ओवर कॉन्फिडेंस की बिल्डिंग से सीधा डर के मारे पैंट गीली करने तक का सफर इसने 2 सेकंड में तय कर लिया था। इसकी हीरोपंती और प्लॉट आर्मर इसका टिकट कटने से नहीं बचा सकते थे। ठीक उसी वक्त 30 मीटर दूर एक स्टील बीम से बर्फीली नीली रोशनी का एक झोंका निकलता है। नोवा अपनी छुपने वाली जगह से कूदती है। उसका काला कोट हवा में फैल रहा था। दोनों हाथों से एक वाइब्रो ब्लेड को कसकर पकड़े हुए वो पूरी ताकत से उस ब्लेड को ब्लड रेज एप की पीठ की हड्डी में घोंप देती है। ये उसकी रैंक एस एबिलिटी थी, आर्कटिक शैटर। जैसे ही ब्लेड्स उसकी खाल को छूती हैं, बंदर की पीठ पर बर्फ की एक मोटी परत जमने लगती है। पर फिर अचानक सब कुछ रुक जाता है। नोवा के हाथों में एक भयंकर रिकॉयल का झटका लगता है। उसकी हथेलियों में दर्द का एक धमाका होता है और उसका शरीर हवा में पीछे की तरफ झटके से उछल जाता है। उसकी पीठ 30 मीटर दूर एक पिघलाने वाली भट्टी के कचरे में जा टकराती है। वो उस गड्ढे से बाहर फिसलती है, अपने दोनों घुटनों पर गिरती है और अपने दोनों ब्लेड्स को जमीन में गाड़ देती है ताकि बस वो खड़ी रह सके। उसके होठों के किनारे से हल्का लाल रंग बह रहा था। एक रैंक एस की मिलिट्री एलीट सिर्फ एक छोटे से हमले में ही पूरी तरह ढेर हो गई।
वहां मौजूद सभी के सीनों में निराशा पिघले हुए लोहे की तरह भर गई। मतलब इन एलीट वालों का भी सिस्टम कॉम्बैट में आते ही तुरंत हैंग हो जाता है, सिर्फ दिखावे की ताकत है। वो ब्लड रेज एप वापस अपने ओरिजिनल टारगेट यानी मेरी तरफ घूमता है। मैं अभी भी 15 मीटर दूर लोहे की दीवार के सहारे बिल्कुल शांत खड़ा था और वो सिक्का मेरी उंगलियों के बीच आराम से घूम रहा था। मेरा हार्ट रेट बिल्कुल नॉर्मल था, 62 पर। मेरा पैनल शांति से चमक रहा था। करंट शॉक पॉइंट्स 9995। 10,000 पूरे होने में सिर्फ 5 पॉइंट्स बाकी थे। मैंने अपना सिर उठाया। मेरी नज़र उस ब्लड रेज एप को क्रॉस करते हुए दूर घुटनों पर बैठी नोवा पर पड़ी। उसकी बर्फीली नीली आंखों में एक ऐसा इमोशन था जिसे मैं बहुत अच्छे से जानता था। वो डर नहीं था, वो बगावत भी नहीं थी। वो एक ऐसी तोड़ देने वाली निराशा थी जो उस इंसान को होती है जिसने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया हो पर फिर भी नतीजा कुछ न निकला हो। वो ब्लड रेज एप मेरी तरफ अपना पहला कदम बढ़ाता है। मैंने वो सिक्का आराम से अपनी जेब में डाला और अपनी यूनिफॉर्म से धूल झाड़ी। इतनी भी जल्दी मत कर। मेरी आवाज़ बहुत तेज़ नहीं थी, पर वो उस फैक्ट्री की हर गूंज और चीख को चीरते हुए बिल्कुल साफ सुनाई दी। फिर मैं उस दीवार से आगे बढ़ा। मैं सीधा उस ब्लड रेज एप की तरफ चलने लगा। नोवा की आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गई। एक रैंक एफ का बंदा सीधा एक टियर 3 एपेक्स लॉर्ड से भिड़ने के लिए आगे जा रहा था। उस पल उसकी सारी ट्रेनिंग, उसके सारे इंस्टिंक्ट्स, उसका सारा बैटलफील्ड एक्सपीरियंस कुछ भी इस दृश्य को समझ नहीं पा रहा था। उसका दिल एक सेकंड के लिए धड़कना रुक गया और फिर एक भयंकर स्पीड से धड़कने लगा। पैनल पर आखिरी नंबर बढ़ा। एक्सट्रीम डिस्पेयर डिटेक्टेड फ्रॉम नोवा। शॉक पॉइंट्स +50। डिंग। रिमोट ऑब्जर्वेशन डिवाइसेस डिटेक्टेड। कलेक्टिव एक्सट्रीम शॉक फ्रॉम मल्टीपल ऑब्जर्वर्स। शॉक पॉइंट्स +500। करंट शॉक पॉइंट्स 9975। ये नंबर्स बस कंटिन्यूसली बढ़ते ही जा रहे थे और आज यहाँ सबका दिमाग और सिस्टम बुरी तरह हैंग होने वाला था। मेरे बिल्कुल सामने वो हल्का नीला पैनल सुनहरी रोशनी के एक भयंकर धमाके में फट पड़ता है। जैसे ही वो सुनहरी रोशनी पैनल से निकलती है, मेरी पूरी आंखों के सामने का दृश्य उसमें डूब जाता है। असेंशन सिस्टम ऑफिशियली एक्टिवेटेड। प्लेयर्स करंट एबिलिटी रैंक एफ वाटर स्पार्क। अवेलेबल असेंशंस 1। कंज्यूम 1000 शॉक पॉइंट्स टू असेंड रैंक एफ वाटर स्पार्क। जैसे ही ये ख्याल मेरे दिमाग में आया, पैनल पर लिखा रैंक एफ वाटर स्पार्क का ग्रेड टेक्स्ट बुरी तरह हिलने लगा और चकनाचूर हो गया। असेंशन सक्सेसफुल। Congratulations player, you have obtained the one of a kind SSS+ ability Wrath of the Sea God. Ability description: command the source of all waters, wield the authority of the sea god. Water is the first element of creation. It attacks, it defends, it transforms all things. No range limit, no power ceiling. और बचे हुए शॉक पॉइंट्स थे 9045। वो सुनहरी रोशनी गायब हो जाती है, रियलिटी वापस आती है और अब इस बदलाव को साफ देखा जा सकता था। मेरी आंखों के पुतलियों का काला रंग बिल्कुल बीच से हटकर एक गहरे अमीर नीले रंग में बदल रहा था। मैं शांति से बोला, पानी को इस तरह से इस्तेमाल नहीं करते। मैंने अपनी चुटकी बजाई। राइट इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर के टकराने से एक छोटी और तेज आवाज हुई और फिर पूरी दुनिया शांत हो गई, फिजिकली शांत। 100 मीटर के दायरे में हर एक आवाज ठीक उसी वक्त गायब हो गई। आवाज की जगह अब नमी ने ले ली थी। उस छोड़ी गई स्टील मिल में बची पानी की हर एक बूंद, जंग के छेदों में फंसा पानी, फर्श की दरारों में छुपा पानी, हवा में घूम रहे हर एक वाटर मॉलिक्यूल, सबको ठीक एक ही इंस्टेंट पर मेरा सिग्नल मिल गया था। वे हिलने लगे और हर दिशा से एक साथ मेरी तरफ जमा होने लगे। मेरे पैरों के नीचे की जमीन से नीली लाइन की रिंग्स एक के बाद एक बाहर की तरफ निकलने लगी, बिल्कुल पानी की लहरों की तरह, जैसे कोई प्राचीन मैजिक फॉर्मेशन डायग्राम बन रहा हो। उस ब्लड रेज एप का विशाल हाथ मेरे सिर से बस 2 मीटर ऊपर ही था जब वो उसे पूरी ताकत से नीचे पटकने वाला था। जैसे ही उसके हमले का शॉक वेव मुझ तक पहुंचा, मेरे पैरों के पास बने पैटर्न से 10 मीटर चौड़ा नीला पानी का खंभा सीधा आसमान की तरफ फटा। कोई वार्निंग नहीं, कोई टाइम वेस्ट नहीं। उस पिलर के अंदर बहुत तेज स्पीड में घूमता हुआ समंदर का पानी था। बंदर का हाथ उस पिलर से टकराया और रुक गया। धीरे धीरे नहीं, एकदम झटके से, फुल स्पीड से सीधा 0 पर आकर रुक गया। उस हाई स्पीड करंट ने बंदर की हथेली पर एक हल्का सा कट लगा दिया, जिसमें से सुनहरा लिक्विड बाहर निकलने लगा। पहली बार उस ब्लड रेज एप की लाल आंखों में कंफ्यूजन जैसी कोई चीज दिखी। ये छोटा सा इंसान, जो शायद किसी चींटी से थोड़ा ही बड़ा था, उसने अभी उसे पानी से काट लिया था। बंदर ने उस वाटर पिलर को तोड़ने के लिए उस पर जोर से मारा। वो पिलर बिखर गया और 1 सेकंड के फ्रैक्शन में दोबारा जुड़ गया। भाई, लिक्विड का कोई फिक्स्ड फॉर्म थोड़ी होता है। इसे बिखेरने का कोई मतलब ही नहीं था। वो वापस एक हो ही जाएगा। इन बेवकूफ राक्षसों को ये बेसिक लॉजिक भी समझ नहीं आता। तेरा पीटना हो गया? पिलर के बिल्कुल बीच से मेरी आवाज गूंजती है। अब मेरी बारी। मैंने अपना राइट हाथ उठाया और अपनी 5 उंगलियां हल्की सी फैलाई। छत के टूटे हुए हिस्सों के ऊपर आसमान का रंग बदल रहा था।
वो ग्रे और सफ़ेद आसमान सिर्फ 3 सेकंड के अंदर एक गहरे नीले तूफानी बादलों की परत में डूब गया। बादल घूमने लगे, उनकी स्पीड बढ़ने लगी और उन्होंने एक भयंकर भंवर का रूप ले लिया। अब छत के उन छेदों से कोई फीकी रोशनी नहीं बल्कि सीधा पानी बरस रहा था। आसमान से पानी की एक पूरी दीवार नीचे आई जो हवा में ही अलग होकर रीशेप होकर एक विशाल हाथ में बदल गई। पानी का बना एक विशाल बड़ा हाथ वो ऊपर से नीचे आया, बिल्कुल सटीक और जिसे रोका न जा सके। उसने सीधा उस ब्लड रेज एप की गर्दन को जकड़ लिया। वो 5 मीटर लंबा बंदर समंदर की लहरों के उस विशाल हाथ में कैद हो चुका था। वो तड़पा, अपने दोनों हाथों से उस पानी के हाथ को फाड़ने की बेचैनी से कोशिश करने लगा। हर बार वो एक छेद करता, पर आगे के 0.1 सेकंड से भी कम टाइम में नया पानी आकर उसे भर देता। पानी का कोई कमजोरी नहीं होती, क्योंकि पानी का कोई आकार नहीं होता। तुम उस चीज को तोड़ ही नहीं सकते जिसका कोई शेप ना हो। मेरी नीली आंखें उस कैद ब्लड रेज एप को देख रही थीं। मेरे पैनल के नंबर्स लगातार ऊपर भाग रहे थे। अननोन लैकी का पूरा मेंटल ब्रेकडाउन, शॉक पॉइंट्स +80, डिंग, रिमोट ऑब्जर्वेशन डिवाइस डिटेक्ट हुआ, कई ऑब्जर्वर्स से कलेक्टिव एक्सट्रीम शॉक, शॉक पॉइंट्स +500, करंट शॉक पॉइंट्स 9975। ये नंबर्स बस लगातार छलांग मार रहे थे। वो बंदर कमजोर पड़ रहा था, अपनी हार मानने की वजह से नहीं बल्कि इसलिए क्योंकि हैंड ऑफ द टाइड अपनी पकड़ लगातार मजबूत कर रहा था। लेकिन उसकी जीवन शक्ति अभी खत्म नहीं हुई थी। एक टियर 3 एपेक्स लॉर्ड की ताकत मेरे पिछले किसी भी दुश्मन से बहुत ज्यादा थी। मुझे समझ आ गया था कि इसमें थोड़ा वक्त लगने वाला है। उस बंदर ने हार नहीं मानी। उसने अपना जबड़ा खोला और एक लाल रंग की शॉक वेव दागी, एक मैलिस शॉक वेव। वो ब्लास्ट सीधा उस पानी के हाथ से टकराया और उसमें 3 मीटर बड़ा छेद कर दिया। लेकिन वो छेद 1 सेकंड के 5वें हिस्से से भी कम वक्त तक टिका और आसपास के पानी ने तुरंत आकर उसे सील कर दिया। मतलब भाई पानी में मुक्का मारकर छेद करने की कोशिश कर रहा है। इसका आईक्यू इसके प्लॉट आर्मर से भी कम था। मैंने अपना सिर हल्का सा झुकाया और कुछ नोटिस किया। जैसे ही उस बंदर ने वो मैलिस शॉक वेव दागी थी, उसकी गर्दन की डार्क रेड खाल हल्के लाल रंग में बदल गई थी। वो लड़ने के लिए अपनी ही कोर एनर्जी जला रहा था। बस बहुत हुआ। मेरे चेहरे से वो रिलैक्स वाला एक्सप्रेशन गायब हो गया। इस ड्रामे को और खींचने का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि हर एक सेकंड के साथ नोवा की चोटें और गंभीर हो रही थीं। मैंने बस 2 शब्द कहे, डिसॉल्व, घुल जाओ। हैंड ऑफ द टाइड ने कमांड सुनते ही रिएक्ट किया। अब वो सिकुड़ नहीं रहा था, ना ही उसे कुचल रहा था, बल्कि बट रहा था। वो विशाल हाथ 1 सेकंड के अंदर दसियों हजार पतली पानी की धारों में बदल गया। हर एक धार किसी उंगली से ज्यादा मोटी नहीं थी, लेकिन इतनी तेज घूम रही थी कि आंखें उन्हें पकड़ भी ना सके। प्रेशर स्ट्रीम्स, 10,000 से ज्यादा लाइनें एक ही वक्त पर हर एंगल से उस ब्लड रेज एप की मोटी खाल को काट रही थीं। वही आर्मर जिस पर नोवा की रैंक SA एबिलिटी आर्कटिक शैटर सिर्फ सफेद निशान छोड़ पाई थी। पहली बार में 3 मिलीमीटर गहरा कट लगा, दूसरी बार में 7 मिलीमीटर और तीसरी बार में सीधा मसल्स तक। ब्लड रेज एप के मुंह से एक भयानक चीख निकली, एक असली दर्द भरी चीख। उसने अपनी पूरी ताकत से लड़ने की कोशिश की, लेकिन पानी की धारें कोई ठोस चीज थोड़ी होती हैं। कोई भी मुक्का उन्हें नष्ट नहीं कर सकता। उसका मुक्का पानी के आर पार हो गया। टक्कर के वक्त धारें अलग हुईं और अगले ही पल फिर से जुड़ गईं। वो बेवकूफ अभी भी पानी को पीटने की कोशिश कर रहा था। सचमुच इसका सिस्टम बुरी तरह हैंग हो चुका था। वे धारें उसे लगातार काटती रहीं। ब्लड रेज एप का राइट हाथ कंधे से अलग हो गया। कटा नहीं, बल्कि उन 10,000 धारों ने उसे एक साथ डिसॉल्व कर दिया था। बिल्कुल एक सर्जन जैसी परफेक्शन। बंदर की चीखें अब बदल चुकी थीं। अब उनमें सिर्फ अपने अंत का खौफ बचा था। 5 सेकंड। प्रेशर स्ट्रीम्स ने अपना काम पूरा कर लिया। मैंने अपना राइट हाथ खोला और जैसे ही मेरी 5 उंगलियां बंद हुईं, हर एक धार एक साथ वापस आ गई और फिर आसमान से सुनहरी बारिश होने लगी। वो टियर 3 एपेक्स लॉर्ड ब्लड रेज अनगिनत रोशनी के कणों में डिसॉल्व हो गया। मैंने उसकी पूरी तरह से पेटी बना दी थी। वो सुनहरी बारिश मेरे शरीर से 10 सेंटीमीटर दूर से ही अपने आप मुड़कर मेरे पीछे जमीन पर गिर रही थी। मेरी स्कूल यूनिफॉर्म बिल्कुल साफ और बेदाग थी, इतनी साफ कि आंखों में चुभ रही थी। वो कोर जोन पूरी तरह शांत हो गया। एक असली सन्नाटा। एक मुट्ठी के आकार का डार्क रेड क्रिस्टल हवा से नीचे गिरा और मेरे ठीक सामने जमीन पर आ गिरा। मैं नीचे बैठकर उस लॉर्ड कोर को उठाया और अपनी जेब में उस जंग लगे सिक्के के बगल में रख लिया। फिर मैं खड़ा हुआ, मुड़ा और रेक्स की तरफ देखा। रेक्स जमीन पर पड़ा था। उसके स्टाफ का टुकड़ा अभी भी उसके राइट हाथ की मसल्स में धंसा हुआ था। उसकी आंखें फटी हुई थी और पुतलियां सिकुड़कर बिंदु जैसी हो गई थीं। मैं उसके पास चलकर गया। मेरी यूनिफॉर्म पर कोई धूल नहीं थी, चेहरे पर कोई पसीना नहीं था। मैंने नीचे बैठकर रेक्स की आंखों में देखा। 20 लियोर पाउडर,
अच्छी चाल थी। अगली बार अपने लिए एंटीडोट लाना मत भूलना, क्या पता तुम इतनी तेज ना भाग पाओ। रेक्स का मुंह हिला। ये सच नहीं हो सकता, ऐसा कोई रास्ता ही नहीं है। वाटर स्पार्क, ये कैसे मुमकिन है? उसने अपना बिना चोट वाला लेफ्ट हाथ उठाया और अपने ही चेहरे पर जोर से थप्पड़ मार दिया। उस खाली जगह में थप्पड़ की तेज आवाज गूंज उठी। ये सच में नहीं था। खुद को थप्पड़ मार रहा है। भाई का घमंड और दिमागी संतुलन दोनों का आज टिकट कट गया था। मैंने उसे 2 सेकंड तक देखा और खड़ा हो गया। खुद को पीटना बंद कर, तेरा चेहरा सूज जाएगा। और बस, मैंने दोबारा रेक्स की तरफ नहीं देखा। मैं मुड़ा और नोवा की तरफ चल दिया। पैनल की शॉक पॉइंट्स अभी भी बढ़ रहे थे। रेक्स का कंप्लीट कॉग्निटिव कोलैप्स डिटेक्टेड, शॉक पॉइंट्स प्लस 300। नोवा अभी भी एक घुटने पर बैठी थी। उसके दोनों विब्रो ब्लेड जमीन में धंसे हुए थे, बस वही उसे गिरने से रोके हुए थे। वे बर्फीली नीली आंखें मेरी तरफ आते हुए इंसान को देख रही थीं और उनके अंदर बहुत कुछ चल रहा था। हैरानी, सवाल और जांच पड़ताल। तुम्हारी एबिलिटी रैंक एफ नहीं है। उसकी आवाज़ भारी थी। मैं उससे 3 कदम दूर रुका। 10 मिनट पहले तक तो थी। नोवा एक पल के लिए शांत हो गई। उसके पास 100 सवाल थे, लेकिन उसकी मिलिट्री ट्रेनिंग उसे बता रही थी कि अभी इन सब का वक्त नहीं है। तुम उस एबिलिटी को कितनी देर तक मेंटेन कर सकते हो? उसने पूछा, जो कि किसी भी फाइटर के लिए सबसे ज़रूरी सवाल था। उस आखिरी फाइट में मेरा एबिलिटी रिजर्व लगभग 30% इस्तेमाल हुआ है। इतना काफ़ी है। नोवा ने हल्का सा सिर हिलाया। फिर उसने एक कॉल मिलाई। उसने अपने कोट के अंदर हाथ डाला और एक छोटा सा कम्युनिकेटर निकाला। उसने लाल बटन दबाया। इमरजेंसी चैनल कॉल कर रही हूँ। दिस इज़ नोवा, आइडेंटिफिकेशन सियरा 017। उसकी आवाज़ वापस एक सोल्जर वाले मोड में आ गई। रैंक एस या उससे ऊपर का क्रिटिकल इंसिडेंट। जियांजो ईस्टर्न अबैंडेंड स्टील मिल असेसमेंट जोन, टियर 3 एपेक्स लॉर्ड ब्लड रेज को न्यूट्रलाइज कर दिया गया है। मैं घायल हूँ। साइट पर स्टूडेंट्स भी घायल है। दूसरी तरफ 3 सेकंड का सन्नाटा छा गया। फिर एक अधेड़ उम्र के आदमी की आवाज़ आई जो अपनी हैरानी छुपा नहीं पा रहा था। एक टियर 3 एपेक्स लॉर्ड न्यूट्रलाइज हो गया? नोवा, कंफर्म करो, क्या तुमने उसे पैक किया है? नोवा ने मेरी तरफ देखा। मैं जमीन पर बैठा अपनी जेब से वो जंग लगा सिक्का निकालकर अपनी उंगलियों के बीच उछाल रहा था। पूरा कोर जोन सुनहरी रोशनी और मलबे से भरा था और मैं उस सब के बीचों बीच बिल्कुल साफ सुथरा और बोरियत भरा चेहरा लिए बैठा था। मैंने नहीं, नोवा ने कहा। तो फिर किसने? नोवा ने उसकी बात बीच में ही काट दी, बिल्कुल सपाट आवाज में। जिसने उसका सिस्टम हैंग किया है वो कॉम्बैट असेसमेंट का एक स्टूडेंट है, जिसकी अवेकनिंग पर रजिस्टर्ड एबिलिटी रैंक एफ थी। लाइन 5 सेकंड के लिए शांत हो गई। फिर किसी चीज के टूटने की एकदम साफ आवाज आई। एक चाय का कप। जियांगजो ईस्टर्न मिलिट्री कमांड, अंडरग्राउंड लेवल 3 सर्वेलेंस सेंटर। दीवारों पर 24 हाई डेफिनेशन स्क्रीनें लगी हुई थी। स्क्रीन 7 पर उस छोड़ी हुई स्टील मिल की फुटेज चल रही थी। उस वक्त उसके सामने 11 लोग खड़े थे, जिनमें कमांड का सबसे बड़ा ऑफिसर भी था, जनरल स्टोन। 62 साल के, फिट शरीर, ग्रे सर्विस यूनिफॉर्म। आधा मिनट पहले उनके लेफ्ट हाथ में एक चाय का कप था, अब उसके टुकड़े फर्श पर बिखरे पड़े थे। हर किसी की नज़र स्क्रीन 7 पर गड़ी थी। फुटेज को रीप्ले पर चलाया जा रहा था। ब्लड रेज एप के आने से लेकर उस हैंड ऑफ द टाइड के हवा में बनने तक, फिर वो प्रेशर स्ट्रीम का अटैक और अंत में वो सुनहरी रोशनी का धमाका। हर फ्रेम को 3 गुना कम स्पीड पर बार बार चलाया जा रहा था। स्क्रीन के राइट साइड में जो एनर्जी डिटेक्शन रीडआउट था, वो ब्लड रेज एप के पैक होने वाले पल में रेड अलर्ट्स की दीवार में बदल चुका था। रे, जो टेक्निकल टीम का लीड था, उसकी आवाज़ लड़खड़ा रही थी। रीडिंग्स चार्ट के बाहर जा रही हैं। हम अपना टाइप 7 एनर्जी डिटेक्टर इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी मैक्सिमम रेंज रैंक SS तक की होती है। आज ये सिर्फ फुल नहीं हुआ, ये ओवरफ्लो हो गया। पीक एनर्जी ने रैंक SS की लिमिट को कम से कम 40% पीछे छोड़ दिया है। सर्वेलेंस सेंटर में सन्नाटा पसरा था। जनरल स्टोन स्क्रीन पर स्कूल यूनिफॉर्म पहने उस लड़के को घूर रहे थे। रीप्ले उस पल पर फ्रीज हो चुका था जहां फाइट खत्म होती है। मैं उस सुनहरे मलबे के बीचों बीच अपना सिक्का उछाल रहा था। इसकी फाइल निकालो, जनरल स्टोन ने अपनी कड़क आवाज में आदेश दिया। 30 सेकंड बाद मेरा एकेडमिक रिकॉर्ड मुख्य स्क्रीन पर प्रोजेक्ट हुआ। नाम ऐश, उम्र 17, अवेकनिंग रैंक एफ, एबिलिटी वाटर स्पार्क, नोट्स कुछ नहीं, एकदम साफ प्रोफाइल, इतनी साफ कि किसी को भी शक हो जाए। जनरल स्टोन की निगाहें फाइल से हटकर वापस उस रिप्ले पर गईं, जहां आसमान से हैंड ऑफ द टाइड नीचे आ रहा था। सच कहूं तो ये किसी प्राचीन भित्ति चित्र जैसा लग रहा है, SSS से भी ऊपर। जनरल बड़बड़ाए। रे ने अपने नंबर्स दोबारा कंफर्म किए। जनरल, जहां तक मेरी जानकारी है, पूरे ह्वाक्शिया फेडरेशन में इस वक्त सिर्फ 3 रजिस्टर्ड रैंक SS अवेकनर हैं। रैंक SS से ऊपर थ्योरी में एक टर्म है, मिथिक रैंक, पर वो कॉन्सेप्ट पिछले 20 सालों से सिर्फ किताबों में धूल खा रहा है। पर आज ऐसा नहीं था, आज वो हकीकत था। जनरल स्टोन नीचे झुके और अपने टूटे हुए चाय के कप का एक टुकड़ा उठाया। रे, इस फुटेज को हाईएस्ट क्लासिफिकेशन के साथ एन्क्रिप्ट कर दो, यहां मौजूद हर किसी से सुन ले। इस सेकंड से जो कुछ भी तुमने आज देखा है वो लेवल 1 क्लासिफाइड है। अगर किसी भी अनधिकृत इंसान को इसके बारे में बताया तो सीधा मिलिट्री ट्रिब्यूनल का सामना करना पड़ेगा। वहां मौजूद 10 लोगों ने एक साथ हाँ में जवाब दिया। जनरल स्टोन सीधे खड़े हुए। कम्युनिकेशंस, मुझे नोवा के चैनल से कनेक्ट करो। लाइन कनेक्ट होते ही उन्होंने पूछा, नोवा,
जनरल बोल रहा है। वो स्टूडेंट कहाँ है? मेरे बिल्कुल बगल में। वो उन आयरन हाइड राइनोस को वापस पलट रहा है। जनरल स्टोन ने पलकें झपकाईं। हाँ भाइयों, वो आयरन हाइड राइनोस जिन्हें मैंने अपनी एबिलिटी के बहाव से उनकी पीठ के बल पलट दिया था, वे सब एक ढेर में जमा हो गए थे। उनमें से कुछ अपनी पीठ पर अटके हुए थे और खुद को सीधा नहीं कर पा रहे थे, तो मैं उन्हें सीधा होने में मदद कर रहा था। नोवा की आवाज में कोई मजाक नहीं था, बल्कि एक अजीब सी हैरानी थी जिसे वो खुद प्रोसेस नहीं कर पा रही थी। एक तरफ इतना भयंकर धमाका और दूसरी तरफ मैं जानवरों की मदद कर रहा था। जनरल स्टोन ने उन राइनोस के बारे में आगे कुछ नहीं पूछा। नोवा, तुम्हारी चोटें कैसी हैं? 3 पसलियां टूट गई हैं, सीवियर डैमेज और लेफ्ट लंग में कंट्यूजन है, उसने बताया। बैकअप और मेडिकल टीम निकल चुकी है, 6 मिनट की दूरी पर है। मेरी बात ध्यान से सुनो, जब तक सपोर्ट वहां नहीं आता, तुम उस स्टूडेंट के खिलाफ कोई भी थ्रेटनिंग मूव मत करना। कोई पूछताछ नहीं, उसे रोकने की कोई कोशिश नहीं, समझी? अंडरस्टूड, नोवा बोली। एक और बात, इस असेसमेंट के दौरान रेक्स ने जो 20 लियोर पाउडर यूज किया था, क्या तुमने वो खुद अपनी आंखों से देखा था? पूरा देखा था। गुड। उस एविडेंस को अच्छे से सुरक्षित रखना, संचार कट हो जाता है। जनरल स्टोन सर्वेलेंस सेंटर के बिल्कुल बीच में खड़े थे। उनकी नजरें स्क्रीन 7 पर जमकर मेरी उस फ्रीज फिगर को ही घूर रही थीं। उनके बगल में खड़े एक चमचे ने ज्यादा दिमाग लगाते हुए पूछा, जनरल, इस स्टूडेंट का अब हमें क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए सुनते ही जनरल स्टोन के माथे पर बल पड़ गए। क्या करना चाहिए? वो भड़क गए। एक 17 साल के बच्चे को उठाकर फॉर्डर यूनिट में डाल दिया जाता है, तोपों का चारा बनाया जाता है। उसके अपने ही क्लासमेट्स उसकी यूनिफॉर्म पर जानबूझकर 20 लेयर पाउडर लगा देते हैं ताकि इस अफरा तफरी का फायदा उठाकर उसका टिकट कट दिया जाए। और इन सब के बीच जब वो बच्चा अपनी एक छुपी हुई एबिलिटी बाहर निकालता है, तो तुम यहां आकर मुझसे सिक्योरिटी रिस्क असेसमेंट की बात कर रहे हो। अपना मुंह बंद रखो भाई, इन चमचों का सिस्टम हमेशा हैंग ही रहता है। खुद कुछ करना नहीं और चले हैं ज्ञान बांटने। जनरल स्टोन गुस्से में खुद कम्युनिकेशंस पैनल तक गए और हैंडसेट उठाया। उन्होंने एक पॉज लिया। जियानशू सिटी अवेकनर रजिस्ट्री ब्यूरो को कनेक्ट करो, फिर फेडरेशन मिलिट्री ब्रांच को, और आखिर में थर्ड अवेकनिंग एकेडमी के उस महान प्रिंसिपल को जिसने इस बच्चे को उस बैट यूनिट में भेजा था। उनका लहजा शांत था, पर पूरे सर्वेलेंस सेंटर का तापमान जैसे 2 डिग्री और गिर गया था। वहीं दूसरी तरफ उस छोड़ी हुई स्टील मिल के कोर जोन में मैं वाकई में उन आयरन हाइड राइनोस को सीधा होने में मदद कर रहा था। मेरे बिल्कुल सामने 12 टियर 2 आयरन हाइड राइनोस थे और वे इस वक्त इतने शांत थे कि नोवा को लग रहा था कि वो कोई सपना देख रही है। मैंने पानी की एक धार का यूज किया और सबसे ऊपर वाले राइनो को उसकी कमर के पास से पकड़कर हल्के से पलट दिया। वो आराम से अपने चारों खुरा पर जमीन पर आ टिका। उस राइनो ने खुद को झटका, फिर अपना सिर नीचे किया और मेरे हाथ को प्यार से सहलाने लगा। अरे बस कर, मेरा वाटर स्पार्क एबिलिटी भी इतना पानी नहीं निकालता था जितना तो अभी ला टपका रहा है। उस राइनो ने फिर से अपना सिर रगड़ना चाहा। मैंने उसका सिर साइड में कर दिया। कोर जोन की हवा कुछ सेकंड के लिए रुकी और फिर वापस चलने लगी, जो बची खुची ऊर्जा को हर दिशा में बिखेर रही थी। मैंने अपनी उंगलियों के बीच उस लॉर्ड कोर को 2 बार घुमाया और फिर उसे वापस अपनी जेब में डाल लिया। मेरी निगाहें वहां बिखरे हुए मलबे पर दौड़ी। जो एक चमचा बचा था, फिन, वो भट्टी के मलबे के पीछे किसी नंगी तार की तरह डर के मारे कांपता हुआ सिकुड़ कर बैठा हुआ था। फिर वहां था हमारा महान रेक्स, जो एक टूटे हुए खंबे के सहारे बेहोश गिरा पड़ा था। उसका दिमाग लगभग 70% तक चकनाचूर हो चुका था, पर वो अभी तक जिंदा था। मैं आराम से, बिना किसी जल्दी के, उसकी तरफ चलने लगा। मेरे हर कदम के साथ मेरे जूतों के नीचे बजरी घिसने की एक हल्की और कड़क आवाज पैदा होती, जो उस खाली पड़ी फैक्ट्री के फर्श पर दूर दूर तक गूंज रही थी। 2 मीटर, 1.5 मीटर, और फिर मैं नीचे बैठ गया। इस छोटी सी दूरी पर पेशाब और पसीने की बदबू किसी दीवार की तरह सीधे मेरे चेहरे पर आकर टकराई। भाई ने ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में अपनी ही पैंट गीली कर ली थी। इसका प्लॉट आर्मर भी इसके किसी काम नहीं आया। मैंने अपना मुंह सिकोड़ा। रेक्स के दांत आपस में बुरी तरह खटखटाने लगे। मैं पूछूंगा, तू जवाब देगा, और अगर सही से जवाब दिया तो बात वहीं खत्म हो जाएगी। वे 2 शब्द, बात वहीं खत्म हो जाएगी, उसके टूटे हुए दिमाग पर सीधे जा लगे। उसके बचने के इंस्टिंक्ट ने उन्हें सबसे पहले पकड़ लिया। हाँ, तुम जो भी पूछोगे, ये 20 लेयर पाउडर किसका आइडिया था? रेक्स ने 1 सेकंड की भी देरी नहीं की। मेरे अंकल मिस्टर वेल, जिन फैमिली की दूसरी शाखा, उन्होंने ही मुझे इस असेसमेंट का इस्तेमाल करके तुझे रास्ते से हटाने को कहा था। क्यों? मेरा सिक्का। रेक्स की आंखें तेजी से मेरी जेब की तरफ गईं और फिर ऐसे वापस लौटीं जैसे किसी गर्म चीज को छू लिया हो। मेरा अंगूठा मेरी जेब के अंदर उस जंग लगे सिक्के की सतह को महसूस करने लगा। एक रैंक ए डंजन 15 बिलियन से शुरू होता है। कोई आश्चर्य नहीं कि वो बूढ़ा शांति से नहीं बैठ सका। और कोई जानता है? सिर्फ मेरे अंकल और मैं। उन्होंने कहा था कि फैमिली के हेड को मत बताना और एल्डर्स को तो बिल्कुल नहीं, वरना वही उन्हें नोच खाएंगे। मेरे पास बस इतना ही था। बस मुझे यही सब जानना था।
रेक्स मेरे चेहरे को घूर रहा था, पागलों की तरह उस जवाब की तलाश में जो वो सुनना चाहता था। मैं संतुष्ट हूं, अब तुम आराम कर सकते हो। उसे लगा कि उसे कोई सिग्नल मिल गया है, या शायद उसने बस ऐसा सोच लिया। मेरे होठों का किनारा हल्का सा मुड़ा, वो मुस्कान लगभग कोमल लग रही थी। मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया, वो बोला। मुझे जाने दो, मैं अपने ही चाचा के खिलाफ जाने में तुम्हारी मदद करूंगा। मैं तुम्हें जिन परिवार के सारे संसाधन भी दिलवा सकता हूं। मेरा हाथ उसके सिर पर बिल्कुल हल्के से किसी सूखे पत्ते की तरह जा टिका। मैंने तुम्हारी कही हर बात याद कर ली है। मेरी आवाज मेरे हाथ से भी ज्यादा शांत थी। ये ज्ञान बहुत उपयोगी है। अग्रिपार। रेक्स इन 2 शब्दों को सुनकर बुरी तरह चौंक गया, पर जो शब्द उसके मुंह से निकलने वाले थे वो वहीं दब गए। मेरी दाहिनी तर्जनी उंगली का सिरा रेक्स के कान के ठीक पीछे वाली त्वचा पर दब गया था। ये खोपड़ी की सबसे पतली जगह होती है। वहां से पानी की एक बेहद पतली धारा उसके अंदर गई, जिसका व्यास सिर्फ 0.08 मिलीमीटर था। इंसान की सबसे पतले बाल से भी पतली धारा। उस धारा ने प्रवेश किया और सीधा उसके सबसे महत्वपूर्ण बिंदु पर वार करके बिना किसी शोर के उसका सिस्टम हैंग कर दिया। रेक्स की पुतलियां एक आखिरी भ्रम के साथ वहीं ठहर गईं। उसका मुंह आधा खुला रह गया था, पर उसका शरीर जमीन पर नहीं गिरा। वो खंबे और रेलिंग के सहारे ऐसी मुद्रा में अटका था जैसे अभी भी जीवित हो। भाई, इसको कहते हैं बिना शोर किए पेटी बना देना। बेचारे के प्लॉट आर्मर ने भी आखिरी वक्त पर धोखा दे दिया। ये सब आधे सेकंड से भी कम समय में हो गया। मैं हल्के से अंगूठे को घुमाते हुए अपना हाथ पीछे खींचा और पानी की वो बूंद जमीन पर बजरी की दरार में गिरकर गायब हो गई। अब बारी थी सफाई की। मैं थोड़ा झुका और मैंने उंगली के जोड़ के आकार का एक गहरे लाल रंग का ऊर्जा का टुकड़ा उठाया। मैंने उसे रेक्स की दाहिनी कनपट्टी के ठीक ऊपर वाले घाव में दबा दिया। ये घाव उस मलबे से लगा था जो उस बंदर के फर्श तोड़कर बाहर आने पर उछला था। मैंने उस टुकड़े को 20 डिग्री के कोण पर सेट किया, बाहर से थोड़ा ऊपर और अंदर से नीचे। ये कोण बिल्कुल उस विस्फोट की शॉक वेव से उड़कर आए तेज मलबे के बैलिस्टिक प्रोफाइल से मेल खा रहा था। अब इसका टिकट कटने का कारण बिल्कुल स्पष्ट था। रास्ता सही था और भौतिक साक्ष्य एकदम पर्याप्त थे। बिल्कुल क्लीन जॉब। मैं घूमकर वहां गया जहां फिन डर के मारे किसी गेंद की तरह खुद को समेटकर बैठा था। उसके हाथ सिर के ऊपर थे और उसके शरीर की हर एक मांसपेशी बुरी तरह कांप रही थी। अरे! मेरी आवाज सुनते ही फिन का पूरा शरीर झटके से उछल पड़ा। उसकी बाजुओं के बीच से उसकी एक लाल आंख मुझे देख रही थी। उसकी फटी हुई शक्ल देखकर लग रहा था जैसे डर के मारे ही इसका सिस्टम क्रैश होने वाला है। नहीं, वो चिल्लाया। मैं थोड़ा नीचे झुका। जब सहायता दल आए और वे तुमसे पूछताछ करें तो तुम सच बताना। उन्हें बताना कि असेसमेंट के दौरान एक बेहद चुनौतीपूर्ण मुसीबत का सामना करना पड़ा था। अधिकारी नोवा और तुम्हारे समूह ने मिलकर उसका डटकर मुकाबला किया और मैं एक कोने में छिप गया और मैंने कुछ नहीं किया। फिर मेरे हर शब्द को अपने मन में 2 बार दोहराने लगा ताकि कोई गलती ना हो। फिर मैंने रेल की पटरियों की ओर इशारा करते हुए रेक्स के बारे में कहा। लड़ाई के दौरान उसके सिर पर ऊर्जा का एक टुकड़ा आकर लगा था। ये सब तुमने अपनी आंखों से देखा है। फिन 3 सेकंड तक मुझे घूरता है और फिर इतनी तेजी से सिर हिलाता है कि मुझे लगा इसकी गर्दन ही ना टूट जाए। ज्यादा जोर मत लगाओ, खड़े हो जाओ, मैंने उसे टोका। तुम्हारी वर्तमान स्थिति में रुक रुक कर बात करना पूरी तरह से विश्वसनीय लगेगा, पर अगर तुमने ज्यादा ओवर एक्टिंग की तो सब गड़बड़ हो जाएगी। फिन के चेहरे पर अभी भी अत्यधिक भय और पूरी तरह से समर्पण वाले भाव थे। मेरे पैनल में शौक के 35 अंक और जुड़ गए। भाई, हर छोटी चीज मायने रखती है। मैंने नोवा की ओर एक नजर डाली। वो एक स्मेल्टर रैक के सहारे खड़ी थी। मैं उसके पास गया, वहां गिरे हुए उपकरणों में थोड़ी छानबीन की और एक अपेक्षाकृत साफ स्टील की प्लेट ढूंढ निकाली। मैंने उसे एक साधारण सतह के रूप में इस्तेमाल किया। फिर मैंने सीधे हवा से मुट्ठी भर पानी निकाला और उसमें से सारी अशुद्धियों को छान दिया। एकदम शुद्ध पानी। मैंने उसे नोवा की तरफ बढ़ा दिया। पियो। नोवा मेरी हथेली के ठीक ऊपर हवा में तैरते हुए उस पानी के गोले को देखती रही। एक छोटा सा विराम आया। फिर वो अपना सिर झुकाती है और एक घूंट पी लेती है। जैसे ही वो पानी उसके गले से नीचे उतरा, ठंडक की एक लहर उसके गले से होते हुए फेफड़ों तक फैल गई। उसका लगभग 30% दर्द तुरंत कम हो गया था। नोवा ने थोड़ा ऊपर मेरी तरफ देखा। क्या तुम्हारे इस पानी में उपचार करने की शक्ति है? उसने हैरानी से पूछा। पक्का नहीं पता, मैंने शांति से जवाब दिया। सच कहूं तो मुझे अभी अभी ये शक्ति मिली है। मैंने अभी तक इसका मैनुअल पढ़ना पूरा नहीं किया है। नोवा लगातार 3 सेकंड तक मेरे चेहरे को देखती रही। एक जवान चेहरा, 17 वर्ष की आयु के चेहरे की बनावट जिसकी झुर्रियों में अभी भी लड़कपन बाकी था, और मेरी स्कूल की वर्दी बिल्कुल साफ सुथरी थी जिस पर न के बराबर धूल थी। अविश्वसनीय, नोवा धीरे से कहती है। तुम्हारा नाम ऐश है? हाँ। पहले जब तुमने उस वाटर स्पार्क से भेड़िए की आंख को अंधा किया था, तुमने ये जानबूझकर किया था ना, ये जानते हुए कि मैं यहाँ छिपी हूँ और ये सब देख लूंगी। मैं इस बात से इनकार नहीं करूंगा, मैंने आराम से कहा। क्यों? उसने पूछा। क्योंकि किसी का तो सिस्टम हैंग करना ही था ना, किसी को तो चौंकाना होगा। मेरा ये अधूरा जवाब सुनकर नोवा इसकी गहराई के बोझ से कुछ सेकंड के लिए बिल्कुल शांत हो गई। तभी दूर आसमान से रूटर की तेज आवाज आने लगी। उत्तर पूर्व दिशा से 6 सैन्य परिवहन हेलीकॉप्टर काफी नीची उड़ान भरते हुए वहां आ पहुंचे। उनके दरवाजे खुले। काले रंग के सामरिक गियर पहने सैनिक रस्सियों से तेजी से नीचे उतरने लगे। चिकित्सा दल सबसे पहले जमीन पर उतरा।
2 चिकित्सक भागते हुए सीधे नोवा की ओर दौड़े। मेडिकल टीम ने आते ही किट खोल ली। काम साफ सुथरा और अभ्यास किया हुआ था। बिना फालतू हरकत के प्रोफेशनलिज्म झलक रहा था। दूसरी टीम तेजी से रेक्स की ओर दौड़ी। वो पटरियों के किनारे दुबका था, आंखें खाली थीं, जैसे सिस्टम क्रैश हो चुका हो। चिकित्सक ने घावों की जांच की, पुतलियों में रोशनी डाली और दस्ते के नेता को इशारा किया। मनोवैज्ञानिक आघात, भाई इसे कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंस का नतीजा। हीरो समझ रहा था अब सदमे से दिमाग ही हैंग हो गया था। प्लॉट आर्मर धरा रह गया। टीम लीडर ने प्राथमिकता पर उसे निकालने का आदेश दिया। उधर भट्टी के पीछे से इकलौते बचे चमचे फिन को घसीटकर बाहर निकाला गया। वो झींगे की तरह सिकुड़ा था, हाथ पैर जकड़ चुके थे। बाकी 3 गुर्गों की सच में पेटी बन चुकी थी, इसलिए उन्हें काले थैलों में पैक कर दिया गया। इस घटनास्थल का कमांडर एक कर्नल था। वो धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ रहा था। मैं एक अस्थायी स्टील चबूतरे पर आराम से बैठा था। जंग लगा सिक्का उंगलियों के बीच लुढ़क रहा था। कुछ देर बाद 12 आयरनहाइट गैंडों ने चुपचाप मेरे चारों ओर सटीक अर्धवृत्त बना लिया। वे मजबूत घेरा बनाकर खड़े हो गए, किसी जाल की तरह नहीं, बल्कि मेरे रक्षक, पर्सनल बॉडीगार्ड की तरह। कर्नल 3 मीटर की दूरी पर रुक जाता है। सभी 12 आयरनहाइट गैंडे एक साथ झटके से उसकी ओर मुड़ जाते हैं। 24 छोटी लाल आंखें कर्नल पर ऐसी टिक जाती हैं जैसे चेतावनी दे रही हों कि कदम आगे बढ़ाया तो तेरा टिकट कट जाएगा। बेचारे कर्नल की हवा टाइट हो जाती है और वो घबरा जाता है। ऐश, वो हिम्मत जुटाकर कहता है, मैं कर्नल हेल हूं, पूर्वी कमान से। जनरल स्टोन ने मुझे तुम्हें लेने भेजा है। मैंने मासूम चेहरा बनाकर पूछा, मुझे लेने? कहां? हेल ने बात साफ करते हुए कहा, यह पूछताछ नहीं है। जनरल तुम्हारे साथ चाय पीना चाहते हैं। मैंने 2 पल उसकी ओर सीधे चेहरे से देखा और पूछा, क्या मैं कुछ गैंडे ला सकता हूं? हेल ने घबराकर मुड़कर उन दानवों को देखा। 12 आयरनहाइट गैंडे, प्रत्येक का वजन 3 टन था। मुझे पहले कमांड से पुष्टि करनी होगी, हेल हकलाते हुए बोला। मेरा पैनल आंखों के सामने झिलमिला रहा था। शांत घड़ी की टिक टिक सुनाई दी। मैंने सिक्का वापस जेब में रख लिया। मैं प्लेटफॉर्म से खड़ा हो जाता हूं। अब मैं परिवहन हेलीकॉप्टर के अंदर बैठा था। मैं केबिन की दीवार से टिक जाता हूं और शानदार एक्टिंग का प्रदर्शन शुरू कर देता हूं, क्षमता और ऊर्जा को अंदर समेटते हुए। मैंने जानबूझकर कंधे झुका लिए। दाहिनी तर्जनी उंगली बहुत धीमी और स्थिर लय में बाएं हाथ के पिछले हिस्से पर घबराहट से थपथपा रही थी। ये डरे हुए छात्र की परफेक्ट तस्वीर थी, जिसकी ग्रेड F में है और जिसकी एबिलिटी भयानक डर के कारण बेकाबू हो गई है। सामने बैठे कर्नल हेल ने मेरा नाटक ध्यान से देखा, लेकिन वो कुछ नहीं कहता। खामोशी के बीच 14 मिनट बीत जाते हैं। हेलीकॉप्टर बेस पर उतरता है। मैं दरवाजे की चौखट पकड़कर बाहर निकला। मेरे कदम लड़खड़ा रहे थे, जैसे अभी भी गहरे सदमे में हूं। कोई पहले से ही रनवे पर मेरा इंतजार कर रहा था। महिला लेफ्टिनेंट कर्नल, जो परिचय मेजर वॉस के रूप में देती हैं, वो मुझे सीधे जनरल स्टोन के पास ले जाती हैं। ये कोई पूछताछ कक्ष नहीं था, बल्कि एक साधारण चाय घर था। जनरल स्टोन मेज के दूसरे छोर पर बैठे थे। एक जनरल से जितनी उम्मीद की जाती है, वो उससे अधिक पतले लग रहे थे, उम्रदराज थे। उनकी पीठ पूरी तरह सीधी नहीं थी। धूसर आंखें बहुत कुछ बयां कर रही थी। उन्होंने साधारण कपड़े पहने थे। उन पर कोई लैंक का बैज नहीं था। वो बिना कुछ कहे सामने वाली खाली कुर्सी की ओर इशारा करते हैं। मैं चुपचाप वहां बैठ गया। उन्होंने मेरे लिए चाय डाली, फिर कप मेरी तरफ सरका दिया। मैंने इसे उठाया और छोटा सा घूंट लिया। बढ़िया चाय है, मैंने धीमी आवाज में कहा, बिल्कुल घर जैसा स्वाद। जनरल स्टोन ने अपना प्याला खुद पकड़ा हुआ था। उनकी पैनी निगाहें चाय से उठती भाप के बीच से सीधा मुझ पर टिकी थीं। कमरे में 10 सेकंड की खामोशी छा गई। डरे हुए हो? उन्होंने हल्की सी शुरुआत की। मेरे हाथ जानबूझकर कांपने लगे। मैंने प्याला मेज पर रख दिया। एक टियर 3 एपेक्स लॉर्ड, SSS रैंक के योद्धा भी उसे नहीं रोक सकते थे। ऐसी खौफनाक स्थिति में किसी तरह बस जीवित बच जाना ही कोई छोटी बात नहीं है। जनरल स्टोन ने बात जारी रखी। नोवा ने मुझे बताया था कि तुमने सबसे अहम समय पर कुछ बहुत शक्तिशाली कर दिखाया था। मैं आवाज बिल्कुल धीमी रखता हूं। मुझे यकीन नहीं है कि वहां क्या हुआ। जब वो रेज एप मुझ पर हमला करने आया तो डर के मारे मेरा दिमाग सुन्न हो गया और फिर अचानक ऐसा लगा जैसे मेरे अंदर से कुछ जोर से फट गया हो। उसके बाद मुझे ज्यादा कुछ याद नहीं है। क्या तुम अभी भी उस एबिलिटी का इस्तेमाल कर सकते हो? उन्होंने सीधा सवाल दागा। बिल्कुल नहीं, मैंने तुरंत कहा। वो चला गया। मेरी आवाज में वो खालीपन और उदासी का सही संतुलन था, मानो वो ताकत जलकर राख हो गई हो। जनरल स्टोन 3 सेकंड तक मेरे कांपते हाथों को देखते हैं, फिर चाय का घूंट लेते हैं। चिंता मत करो, किसी एबिलिटी में अचानक वृद्धि होने के बाद एक निष्क्रियता का दौर आता है। ये बिल्कुल सामान्य है। मैंने बस सिर हिलाया। हम दोनों ही जानते थे कि मैं सिर्फ अभिनय कर रहा हूं, पर हम में से किसी ने भी ये बात नहीं कही। तीसरी प्याली तक दरवाजे पर 2 बार दस्तक हुई। सहायक बर्क अंदर आता है। उसके चेहरे पर भावहीनता थी। वो जनरल स्टोन के पास जाता है।
झुकता है, बहुत धीमी आवाज में कुछ कहता है। जनरल स्टोन का प्याला पकड़े हुए हाथ हवा में स्थिर हो जाता है। पुष्टि कर दी गई? पुष्टि कर दी गई। हमारी सहायता पहुंचने से पहले ही लॉर्ड कोर में जीव ऊर्जा के टुकड़े पाए गए। वे रेक्स की खोपड़ी में काफी अंदर तक प्रवेश कर गए थे। जीवन के लक्षण पूरी तरह से गायब हो गए। मदद पहुंचने से पहले सब खत्म हो गया। जनरल धीरे धीरे दोहराते हैं, यानी लड़ाई के दौरान ही। जनरल ने युद्ध का पूरा फुटेज ध्यान से देखा था। उन्हें याद आया जब रेज एप का ऊर्जा केंद्र चकनाचूर हो गया था। दिशाओं में बिखरते टुकड़े, प्रकाश की सुनहरी वर्षा में कोर जोन के हर इंच को ढक लिया था। उस अफरा तफरी में कुछ टुकड़े रेक्स की खोपड़ी में घुस गए थे, शरीर के महत्वपूर्ण अंगों में। आंकड़ों के हिसाब से ये कहानी पूरी तरह सही है। परिवार को तुरंत सूचित करें, सारी व्यवस्थाएं संभालें। जनरल ने आदेश दिया। बर्क मुड़कर चला जाता है। दरवाजा बंद हो जाता है। चाय के कमरे में फिर हम 2 लोग रह जाते हैं। जनरल स्टोन मेरी तरफ पहनी नजर डालते हैं। मैंने कप दोनों हाथों में कसकर पकड़ा हुआ था। उंगलियों में हल्की कंपन थी। मेरी निगाहें चाय के कप की सतह पर जमी हुई थीं। मैं ऐसे दिखा रहा था जैसे कोई इंसान गहरे सदमे से बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। मेरी एक्टिंग एकदम चालू थी। जनरल स्टोन ने मुझसे एक भी सवाल नहीं पूछा। वो चुपचाप उठे और मेरा कप फिर से भर दिया। 20 मिनट तक यही खामोशी का ड्रामा चला, जिसके बाद मुझे मेडिकल रूम भेज दिया गया। कमरे से बाहर निकलते ही गलियारे के कोने पर मेरी नज़र नोवा पर पड़ी। उसने साफ सुथरा मरीज वाला गाउन पहना हुआ था। उसकी छाती और पीठ पर मोटी पट्टियां कसकर बंधी थीं। उसका चेहरा एकदम सफ़ेद पड़ चुका था, लेकिन उसकी बर्फ जैसी नीली आंखें अभी भी इतनी तेज थीं कि किसी को भी काट दें। महोदय, उसने मुझे देखते ही कहा। मैं रुक गया। क्या तुम्हारी एबिलिटी वापस आ गई है? उसने सीधे मेरी आंखों में घूरते हुए पूछा। मैंने बिल्कुल मासूम सा चेहरा बनाया और कहा, कौन सी एबिलिटी? मैं तो एक मामूली रैंक एफ वाटर स्पार्क वाला स्टूडेंट हूं। पहले जो कुछ भी फैक्ट्री में हुआ वो शायद भारी तनाव की प्रतिक्रिया थी। डर के मारे मेरे शरीर ने अजीब बर्ताव कर दिया। अभी तो मैं पानी की एक बूंद तक नहीं निकाल पा रहा। भाई, मेरी इस बात पर नोवा ने मेरे चेहरे की एक एक रेखा को स्कैन किया। मेरा युवा चेहरा, बेदाग मासूमियत और उसमें घुली थोड़ी सी घबराहट। मेरी ये एक्टिंग किसी को भी यकीन दिला देती अगर उसने मुझे एक हाथ से टियर 3 एपेक्स लॉर्ड का सिस्टम हैंग करते हुए ना देखा होता तो। वो पक्का मेरी इस कहानी पर यकीन कर लेती। वो मेरे मुंह से निकले उन शब्दों को दिमाग में बार बार दोहरा रही थी। जरा सोचिए, एक रैंक एफ वाटर स्पार्क वाला कमजोर लड़का भयानक डर के कारण आसमान से तूफानी बादल नीचे खींच लाया। सिर्फ डर के कारण उसने दसियों हजार खतरनाक दबाव वाली धाराएं उत्पन्न करके एक टियर 3 एपेक्स लॉर्ड को प्रकाश के कणों में विलीन करके उसकी पेटी बना दी। भाई, लॉजिक नाम की भी कोई चीज होती है। उसका प्लॉट आर्मर भी इस मनगढ़ंत कहानी को पचा नहीं पा रहा था। नोवा मुझे घूरती रही, मैं भी उसे घूरता रहा। 5 सेकंड तक अजीब सन्नाटा छाया रहा। आखिरकार नोवा बोली, मैं अभी के लिए तुम्हारी इस कहानी को अपने पास ही रखूंगी। उसने अपनी जेब से एक कार्ड निकाला और मेरी तरफ बढ़ा दिया। कार्ड के चारों ओर सोने की किनारी थी और सामने 8 कोनों वाला तारे का चिन्ह उकेरा गया था। ये मेरा व्यक्तिगत एंडोर्समेंट पास है, नोवा ने समझाया। इसके साथ तुम एकेडमी क्वालिफायर राउंड्स को छोड़ सकते हो और सीधे एक स्वतंत्र खिलाड़ी के रूप में एकेडमी लीग में प्रवेश कर सकते हो। मैंने चुपचाप वो कार्ड अपनी जेब में रख लिया। धन्यवाद, मैंने कहा। नोवा वहां से मुड़ी और जाने लगी। 3 कदम बढ़ाने के बाद वो अचानक रुक गई। उसने पीछे मुड़े बिना कहा, रेक्स जा चुका है, उसका टिकट कट गया है। मैंने बिल्कुल सही गति से जवाब दिया, न ज्यादा तेज न ज्यादा धीमा। हाँ, मैंने अभी अभी जनरल स्टोन को चाय घर के अंदर इसका जिक्र करते हुए सुना था। ये सब कुछ बहुत ही ज्यादा अचानक हो गया। नोवा 2 सेकंड स्थिर खड़ी रही और फिर आगे चलने लगी। मैं दीवार का सहारा लेकर खड़ा हो गया और अपनी जेब से वो कार्ड वापस निकाला। मैंने उसे फ्लोरेसेंट लाइट के सामने रखकर देखा। एकेडमी लीग, ये एक ऐसा विशाल मंच था जहां बहुत अधिक संसाधन और सनसनीखेज घटनाओं को अंजाम देकर शॉक पॉइंट्स कमाने का मौका मिलता है। मेरी दृष्टि के ऊपरी दाहिने हिस्से में मेरा सिस्टम पैनल अभी भी लगातार चमक रहा था। मेरे वर्तमान शॉक पॉइंट्स का संतुलन 13,740 था। ये नंबर अभी भी ऊपर चढ़ रहा था और मेरा बफ मजबूत हो रहा था। वहीं दूसरी ओर जानजो शहर के पश्चिम में स्थित जिन परिवार की आलीशान जागीर का नज़ारा कुछ और ही था। विशाल आंगन के बीचों बीच रखी रोजवुड की शानदार मेज पूरे 300 साल पुरानी थी, लेकिन अब वो मेज आधी ही बची थी। परिवार के मुखिया एल्डर क्रॉस ने भारी गुस्से में अपना दाहिना हाथ बहुत झटके से पीछे खींचा। उस मजबूत लकड़ी के अनगिनत छोटे छोटे टुकड़े हवा में अभी भी घूम रहे थे। एल्डर क्रॉस 60 वर्ष के आसपास थे। उनके चांदी जैसे सफ़ेद बाल एकदम सलीके से संवारे हुए थे। उनके एक ही खूंखार वार से 3 इंच मोटी ठोस रोजवुड की मेज फट गई थी।
उनकी खूंखार निगाहें सामने रखी सैन्य रिपोर्ट पर टिकी थीं। सीधे शब्दों में कहे तो उस रिपोर्ट में बस एक ही वाक्य चुभने वाला था। उनका बेटा रेक्स अब इस दुनिया में नहीं रहा था, उसकी पेटी बन चुकी थी। कारण, युद्ध के दौरान टियर 3 लॉर्ड श्रेणी के प्राणी से निकले ऊर्जा कणों से टकराना। मौके पर ही उसका सिस्टम हैंग हो गया। उस रिपोर्ट के साथ घटनास्थल की तस्वीरें भी संलग्न थीं। रिपोर्ट पर सेना के उच्च स्तरीय परीक्षक के हस्ताक्षर थे। एल्डरक्रॉस की खौफनाक आंखें ऐश नाम पर पूरे 5 सेकंड तक रुकीं। ऐश, रैंक F एबिलिटी, जल चिंगारी, भारी तनाव के कारण क्षमताओं में अचानक वृद्धि और उच्च स्तर की शक्ति का प्रदर्शन और प्राणी को खदेड़ने में सहायता। एल्डरक्रॉस ने हॉल के बाईं ओर मौजूद परछाई की ओर घूरा। अंधेरे से एक अधेड़ उम्र का आदमी आधा कदम रोशनी में आया। मिस्टर वेल, जिन परिवार की दूसरी शाखा के कर्ता धर्ता और गुप्त मंडली के मुखिया। वो योजना तुम्हारी थी, एल्डरक्रॉस ने बिना किसी सवाल के कहा। मिस्टर वेल का गला डर से कांपने लगा। एकमात्र संभावना यही थी कि सैन्य रिपोर्ट में दिए गए कुछ विवरणों ने एल्डरक्रॉस के मन में संदेह पैदा कर दिया था। वो गुप्त पत्र जिसे तुमने रेक्स को काम पूरा होने के बाद जलाने के लिए कहा था, क्या उसने वास्तव में उसे जला दिया था? इसका जवाब मिस्टर वेल को खुद नहीं पता था, क्योंकि रेक्स तो पैक हो चुका था। श्री वेल ने सांसें स्थिर की। भाई, वो हकलाए, मेरा भतीजा था, मुझे उसकी सबसे ज्यादा परवाह थी। बस काफी है, एल्डरक्रॉस ने बात काटी। उन्होंने पलटकर वेल की तरफ भी नहीं देखा। उनका पूरा ध्यान दाहिनी ओर दरवाजे की चौखट की तरफ था। वहां एक युवक आराम से झुका हुआ खड़ा था। उम्र 22 वर्ष, सफेद कमीज। वो जिन परिवार का सबसे प्रतिभावान व्यक्ति था। पिताजी, एज ने शांत आवाज में कहा, रेक्स की मृत्यु के विवरण सुसंगत है, लेकिन मायने वो व्यक्ति रखता है जो जिंदा वापस लौटा है। ऐश, रैंक F का एक मामूली मोहरा। उसे तो सबसे पहले मारे जाने वाली पंक्ति में होना चाहिए था, लेकिन उसकी यूनिट के बाकी लड़ाकों की पेटी बन गई और वो बिल्कुल ठीक ठाक हेलीकॉप्टर में बैठकर घर आ गया। ये साफ है कि कुछ तो बहुत बड़ी गड़बड़ है। एल्डरक्रॉस कुर्सी पर बैठ गए और बेटे एज को देखने लगे। तुम्हारा मतलब अकेडमी लीग से है? एल्डरक्रॉस ने पूछा। हाँ, एज ने तलवार की मूठ छूते हुए कहा। शहर के सभी जागृत स्टूडेंट उस प्रतियोगिता में शामिल होंगे और अगर ऐश वहां आता है तो वो उस स्टेज पर होगा और नियमों के अनुसार आप अपने भाई रेक्स की ओर से कुछ तीखे सवाल पूछ सकते हैं। ये कहते हुए एज के चेहरे पर खूंखार मुस्कान तैर गई। क्या पूछूं मैं? वो सिर्फ एक मामूली रैंक F का कीड़ा है। जैसे ही वो स्टेज पर कदम रखेगा, मैं उसे एक ही बार में पूरी तरह पैक कर दूंगा। उसके पास सवालों का जवाब देने का समय भी नहीं बचेगा। तो तय रहा, सिर्फ एक बार और उसका सिस्टम हैंग कर दिया जाएगा। एच का लहजा बिल्कुल सपाट था, लेकिन हमें वो सिक्का हर हाल में चाहिए। भाई, इस एज का ओवर कॉन्फिडेंस और इसका सस्ता प्लॉट आर्मर देखकर मुझे बहुत जोर से हंसी आ रही है। इसे लगता है कि ये बहुत बड़ा ओवर पावर्ड कैरेक्टर है। उसके बगल में खड़े मिस्टर वेल का शरीर डर के मारे सख्त हो गया। एल्डरक्रॉस ने तीखी निगाहें घुमाई। भाई, क्या तुम्हें सच में लगता था कि तुम और रेक्स मेरी पीठ पीछे जो घटिया खेल रहे थे, मुझे पता नहीं चलेगा? मिस्टर वेल की पीठ पसीने से भीग चुकी थी। मुझे नहीं पता था, वो हकलाया। तुम उस कीमती सिक्के को अपने पास रखना चाहते थे। रेक्स भी इस लालच में शामिल हो गया। तुम्हारा काम नाकाम रहा और अब नतीजा यह है कि रेक्स जा चुका है। उसका हमेशा के लिए टिकट कट चुका है। यह बात अब यहीं समाप्त होती है। एल्डरक्रॉस में टूटी मेज के बीच से हाथ डालकर रिपोर्ट वापस निकाल ली। वो सिक्का अब सही माध्यमों से ही आएगा। अपने गुप्त विभाग को नियंत्रण में रखो। मिस्टर वेल के मुंह से एक शब्द ना निकला। वो बिल्कुल गूंगा बन गया। एज ने तलवार दोबारा कमर के हुक में लगाई और उस भारी माहौल वाले हॉल से बाहर निकल गया। वो लंबे गलियारे से होते हुए पत्थर की पुरानी सीढ़ियों से ऊपर चढ़ने लगा। पहाड़ी दर्रे से रात की ठंडी हवा अंदर बह रही थी। तेज हवा उसकी सफेद कमीज को छूकर निकल रही थी। वो अचानक रुककर नीचे अपनी तलवार की ओर देखता है। एक रैंक F का मामूली प्राणी तनाव के कारण एबिलिटी में अचानक उछाला गया। वो बड़बड़ाता है। ये कहानी आम लोगों पर काम कर सकती है, लेकिन किसी एबिलिटी के अचानक बेकाबू होने के बाद आप इतनी शांति से सैन्य जांच में सहयोग करते हैं और तार्किक आत्ममूल्यांकन में खरे उतरते हैं। ऐसी दिमागी स्वच्छता तनाव के बाद कभी नहीं आती। वो सिर्फ एक नाटक है, एक बड़ा प्रदर्शन है। भाई ने अपने दिमाग का इस्तेमाल करके ये तो डिकोड कर लिया कि मैं एक्टिंग कर रहा हूं। एज अपनी तलवार को म्यान से 3 इंच बाहर निकालता है और फिर वापस अंदर सरका देता है। धातु के टकराने की तीखी झंकार रात की हवा में दूर तक गूंजती है, एकदम साफ और ठंडी। उस हवा से भी कहीं ज्यादा ठंडी। सोमवार आ चुका था। मैं वापस जियान जोहू फर्स्ट एकेडमी में आ गया हूं। मेरे जाने के बाद 2 चीजें बदल चुकी हैं। पहली, प्रवेश द्वार पर रखे हुए अंतिम संस्कार के फूल, और दूसरी, मेरे बारे में अफवाहें। क्या तुमने सुना? ऐश ने उस असेसमेंट में एक टियर 3 के खूंखार जानवर की पेटी बना दी। ऐसा हो ही नहीं सकता। वो तो सिर्फ एक रैंक F का बेकार वाटर स्पार्क वाला लड़का है।
उसने किसी चीज को कैसे हराया, लेकिन यह सच है कि वो वास्तव में बचकर वापस आ गया। 4 में से 3 रैंक बी के ताकतवर फाइटर्स का टिकट कट गया और वो बिल्कुल ठीक ठाक हमारे बीच घूम रहा है। मुझे लगता है उसकी किस्मत बहुत अच्छी थी। मैं उस बड़े स्कूल यार्ड को पार करता हूं और इन फालतू बच्चों की हर बात को ध्यान से सुनता हूं। मेरा सिस्टम पैनल इन सभी के स्रोत को टैग कर रहा है। हर अफवाह प्रति व्यक्ति 1 से 3 शॉक पॉइंट्स फैला रही है। इन बच्चों का काम यही है, बिना सिर पैर की बातें करना और मेरे सिस्टम को फ्री का बफ देना। मैं इन बातों को नजरअंदाज करता हूं और सीधा एडमिन बिल्डिंग की तरफ बढ़ जाता हूं। 3री मंजिल। मैं भारी दरवाजा खोलता हूं। अंदर मीटिंग चल रही थी। कमरे के सबसे दूर के डेस्क पर प्रिंसिपल वॉर्ड बैठे थे। मैं आगे बढ़ता हूं और अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म सीधे उनके डेस्क पर पटक देता हूं। प्रिंसिपल साहब, यह एकेडमी लीग का रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, कृपया इस पर मोहर लगा दीजिए। प्रिंसिपल वॉर्ड डेस्क के पीछे से धीरे धीरे खड़े होते हैं। वो चलते हुए मेरे पास आते हैं, मेरा फॉर्म उठाते हैं, उसे ऊपर से लेकर नीचे तक पढ़ते हैं। रैंक एफ वाटर स्पार्क, एक और बहुत बड़ी विफलता। वो फॉर्म को वापस नीचे कूड़ेदान के ऊपर रखने के लिए आगे बढ़ते हैं। क्या तुम समझते हो कि स्कूल के लिए एकेडमी लीग का असली मतलब क्या है? एक रैंक एफ का कचरा जिसे फॉर्डर यूनिट में डाला गया था, वो प्रवेश करेगा, बुरी तरह हारेगा, अपनी पेटी बनवाएगा और हम सभी को शर्मिंदा करेगा। अगर तुम्हें चोट लग गई तो ये और भी बुरा होगा। सबसे बड़ी बात, तुम्हारे मेडिकल बिल कौन भरेगा? उनकी ये बात बहुत ठोस थी। मैं उन्हें अपनी बात पूरी करने का मौका नहीं देने वाला था। मैं अपनी यूनिफॉर्म की जेब में हाथ डालता हूं और वो खास कार्ड बाहर निकालता हूं जो नोवा ने मुझे दिया था। उसके चारों ओर सोने की चमकदार किनारी थी। सामने की तरफ 8 कोनों वाला एक बहुत खास तारे का निशान बना हुआ था। ये नोवा का व्यक्तिगत एंडोर्समेंट पास था। इसके जरिए मैं एकेडमी के सभी क्वालिफायर्स राउंड्स को छोड़कर सीधे आगे जा सकता था। स्वतंत्र प्रवेश। हालांकि उनकी मोहर से इस पूरी प्रक्रिया पर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन स्कूल के माध्यम से वहां जाना अकादमी की प्रतिष्ठा के लिए बहुत बेहतर दिखता। प्रिंसिपल वॉर्ड अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं और उस कार्ड को ले लेते हैं। जैसे ही उनकी उंगलियां उसे छूती हैं, उनकी छोटी आंखें झटके से खुल जाती हैं। एक SSS रैंक की बेहद ताकतवर महिला एक रैंक एफ के मामूली छात्र के लिए अपना एंडोर्समेंट लिख रही है। इसके पीछे कुछ ऐसा रहस्य जरूर है जिसे छूने की औकात इस प्रिंसिपल की बिल्कुल नहीं है। वो तुरंत एक टिपिकल फैसला लेते हैं और कार्ड मुझे सौंप देते हैं। वो मेरा फॉर्म वापस उठाते हैं, अपनी दराज से स्कूल की आधिकारिक मुहर निकालते हैं और पूरे जोर से ठप की तेज आवाज के साथ उस पर मुहर लगा देते हैं। मैं इसे अभी तुम्हारे लिए फाइल कर दूंगा। प्रिंसिपल वॉर्ड के उस मोटे चेहरे पर एक बहुत ही नपी तुली और झूठी मुस्कान फैल जाती है। तुम्हारे लिए शुभकामनाएं ऐश। भाई, ये दोगलापन देखकर तो गिरगिट भी शर्म से अपना रंग बदलना ही भूल जाए। ये बहुत ही ज्यादा तेज था। मैंने बिना कुछ कहे वो कार्ड वापस अपनी जेब में सुरक्षित रख लिया। धन्यवाद प्रिंसिपल साहब। मैं पीछे मुड़ता हूं और बाहर निकलता हूं। गलियारे में आते ही मेरी आंखों के सामने मेरा सिस्टम पैनल तेज रोशनी के साथ झिलमिलाने लगता है। डिटेक्टेड। प्रिंसिपल वॉर्ड का अपमानजनक समर्पण। शॉक पॉइंट्स +45। एडमिन ऑफिस में मौजूद 6 अन्य लोगों का सामूहिक भ्रम। शॉक पॉइंट्स +83। मेरे वर्तमान शॉक पॉइंट्स का कुल बैलेंस अब 128 हो चुका है। मैं एडमिन बिल्डिंग से पूरे आत्मविश्वास के साथ बाहर निकलता हूं। प्रवेश द्वार पर कोई पहले से ही मौजूद है। मेरे सिस्टम पैनल ने भी उसे तुरंत रिकॉग्नाइज कर लिया और मेरा शॉक सेंस एक्टिवेट हो गया। ठीक 12 मीटर की दूरी पर मेरा नया टारगेट खड़ा था। एज। एबिलिटी रैंक SSS। इमोशनल स्टेट बिल्कुल शांत, मुझे सिर्फ ऑब्जर्व कर रहा था। सफेद शर्ट पहने एक जवान लड़का सीढ़ियों के पास खड़ा था। उसकी कमर पर एक तलवार लटक रही थी। हमारी नजरें 1 सेकंड के लिए टकराईं। एज की नजरें मेरे चेहरे से हटकर मेरे हाथ में पकड़े रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर गईं और फिर वापस मुझ पर आ गईं। उसने सिर्फ एक शब्द कहा, ऐश, और फिर वो चला गया, लंबे लंबे कदम भरते हुए। मैं उसे जाते हुए देखता रहा। मेरा पैनल बिल्कुल शांत था। अभी एज की इमोशनल स्टेट क्या थी? बस एक शांत ऑब्जर्वेशन, कोई तिरस्कार नहीं, कोई गुस्सा नहीं। इसका मतलब 0 शॉक पॉइंट्स। सच में एक असली ताकतवर इंसान कभी किसी चीटी पर रिएक्ट नहीं करता। वो बस तभी ध्यान देता है जब वो उस पर पैर रखने वाला हो। मैंने उस रसीद को मोड़ा, अपनी जेब में रख लिया। मैं इस बंदे को कुछ फील करवाना चाहता था, कुछ बहुत बड़ा। रात के 11 बज चुके थे। मैं जानजो के स्क्रैप यार्ड यानी कबाड़ खाने में था। मैंने पानी की एक पतली सी धार बनाई, उसे चाबी का शेप दिया और ताला खोल लिया। मुझे जो चाहिए था, जरूरी नहीं कि वो कोई बहुत रिफाइंड चीज हो, वो कोई हथियार हो, ये भी जरूरी नहीं था। मेरे असेंशन सिस्टम का डिस्क्रिप्शन एकदम क्लियर था। किसी भी चीज का बेसिक प्योरिफिकेशन हो सकता है। क्वालिटी इस बात पर डिपेंड करती है कि मैं कितने पॉइंट्स इन्वेस्ट करता हूं और उस चीज का बेस पोटेंशियल क्या है। मेटल सेक्शन के एकदम कोने में मेरे हाथ ने किसी ठंडी चीज को छुआ। 5 फीट लंबी, 1 इंच चौड़ी। जब मैंने उसे खींचा तो वो गीली थी, पूरी तरह से जंग लगी हुई।
एक सिरा थ्रेडेड था, चूड़ीदार, और दूसरे सिरे पर वेल्डिंग करके फावड़े जैसा शेप बना दिया गया था। ये एक नाली साफ करने वाली रॉड थी। मैंने उसे हाथ में तौल कर देखा। करीब 6 पाउंड वजन था। ग्रेविटी का सेंटर पीछे की तरफ 3 इंच पर था। मैंने उसे हवा में घुमा कर देखा। बुरा नहीं है। मैंने उसे कंधे पर रखा और आगे ढूंढना जारी रखा। इलेक्ट्रॉनिक स्क्रैप सेक्शन से मैंने एक डिस्क के साइज की एलॉय डिस्क निकाली। कंस्ट्रक्शन के मलबे वाले सेक्शन से मुट्ठी के साइज का एक काला पत्थर उठाया। कुल 3 चीजें। मैंने उन्हें जमीन पर एक लाइन में रखा और नीचे बैठ गया। मैंने नाली साफ करने वाली रॉड को अपने सामने आड़ा यानी हॉरिजॉन्टली रखा। पहले एक टेस्ट रन करते हैं। स्पेंड शॉक पॉइंट्स टू असेंड आइटम। ड्रेन क्लीनिंग रॉड। स्क्रैप्ड। बेस पोटेंशियल लो। बेस पोटेंशियल लो होने का मतलब है कि सेम इन्वेस्टमेंट पर आउटपुट की लिमिट भी कम होगी। लेकिन मुझे सबसे बेहतरीन चीज नहीं चाहिए थी। मुझे कुछ ऐसा चाहिए था जिसे एक रैंक सी अवेकनर भी आराम से कैरी कर सके और किसी को शक ना हो। ज्यादा ताकतवर चीजें ध्यान खींचती हैं। बिल्कुल सही चीज आपको सेफ रखती है। मैंने 2000 पॉइंट्स इन्वेस्ट किए। पैनल का बैलेंस 14210 से गिरकर 12210 हो गया। रॉड पर लगा जंग परत दर परत अंदर की तरफ खिंचने लगा। बाहर से अंदर की ओर कोई अनदेखी चीज उसे एब्जॉर्ब कर रही थी और तोड़ रही थी। रॉड का गड्ढेदार सरफेस भरने लगा। उसका रंग जंग लगे लाल से बदलकर एक कूल डीप ब्लू ब्लैक हो गया। सिर्फ 3 सेकंड लगे। डन। जमीन पर एक 5 फीट की ब्लू ब्लैक मेटल रॉड पड़ी थी। सरफेस एकदम स्मूथ, मैट फिनिश। उसका थ्रेडेड सिरा अब गायब हो चुका था। फावड़े वाला सिरा अब 3 कांटे वाले शेप में बदल गया था। एक त्रिशूल। असेंशन कंप्लीट हो चुका था। आइटम नेम टाइट क्लीव। क्रूड ग्रेड। रैंक C+। मटीरियल एबिसल स्टील 90% प्योरिटी। ट्रेट 1 टाइड एफिनिटी। इसकी हार्डनेस सेम रैंक के वेपन से 200% ज्यादा है। कोई भी स्टैंडर्ड रैंक B हथियार इसे डैमेज नहीं कर सकता। मतलब रैंक C+ का हथियार और डिफेंसिव हार्डनेस रैंक B से भी ऊपर। लीग में जब रैंक B या रैंक A के फाइटर्स मेरे इस वेपन पर वार करेंगे तो उन्हें समझ आएगा कि इसे काटा नहीं जा सकता। बिल्कुल रीजनेबल, कोई एक्स्ट्रॉर्डिनरी लुक नहीं, एक छुपी हुई धार। मैंने टाइट क्लीव को उठाया और 2 बार हवा में घुमाया। हवा एक लो रेजोनेंट हम के साथ कट गई, बिल्कुल किसी ब्लेड से पानी गुजरने की आवाज जैसी। मेरा सिस्टम असेंडेबल स्किल्स की लिस्ट स्कैन कर रहा था। पैनल पर एक रो लोड हुई। 1 वाटर स्पार्क रैंट F। असेंशन कॉस्ट 500 पॉइंट्स। 2 प्रेशर स्ट्रीम SSS सब स्किल। असेंशन कॉस्ट 8000 पॉइंट्स। 3 राथ ऑफ द सी गॉड रेन कंट्रोल। असेंशन कॉस्ट 1000 पॉइंट्स। राथ ऑफ द सी गॉड टाइड बीस्ट सिग्नल SSS सब स्किल। असेंशन कॉस्ट 6000 पॉइंट्स। किसी भी SSS सब स्किल का असेंशन कॉस्ट आइटम से कई गुना ज्यादा होता है। मेरे पास अभी अवेलेबल बैलेंस 12220 पॉइंट्स था। एक कोर स्किल के लिए ये काफी था। प्रेशर स्ट्रीम अभी मेरे पास मौजूद सबसे लीथल अटैक। रेक्स की पेटी इसी मूव से बनी थी और वो पूरी तरह हवा में घुल गया था। असेंड प्रेशर स्ट्रीम कॉस्ट 8000। इस बार बदलाव बाहर नहीं अंदर हो रहा था। मेरी अवेकनिंग कोर जोर से हिली। एनर्जी के पाथवे टूटकर दोबारा बन रहे थे। ये प्रोसेस करीब 7 सेकंड तक चला, फिर सब कुछ शांत हो गया। असेंशन कंप्लीट। स्किल नेम राथ ऑफ द सी गॉड। प्रेशर स्ट्रीम राथ ऑफ द सी गॉड। रिटर्न टाइड। रैंक SSS+। असेंडेड स्ट्रीम काउंट कैप 10,000। अब ये बढ़कर 50,000 हो चुकी थी। हर स्ट्रीम का मैक्सिमम प्रेशर 4200 एटमॉस्फेयर्स से बढ़कर 12,000 एटमॉस्फेयर्स हो गया था। न्यू ट्रेड रिटर्न टाइड। अब स्ट्रीम्स काटने के बाद बिखरेंगी नहीं, वो ऑटोमेटिकली पीछे खींचकर यूजर के चारों ओर एक डिफेंसिव रिंग बना लेंगी। मतलब ऑफेंस और डिफेंस एक साथ। मेरी एनर्जी एफिशिएंसी भी बढ़ गई थी। सेम आउटपुट लेकिन खपत 40% कम। पूरे 40% कम। इसका मतलब है कि मेरा शरीर जो पहले फुल आउटपुट पर सिर्फ 2 मिनट तक टिक सकता था, अब वो 3 मिनट और 20 सेकंड तक चल सकता है। और ये रिटर्न टाइड का मतलब है कि मैं जितनी बार भी वार करूंगा वो हर बार मेरे चारों ओर एक और ढाल की परत बना देगा। मतलब लड़ाई जितनी लंबी चलेगी मेरा डिफेंस उतना ही अभेद्य होता जाएगा। भाई ये बफ तो सच में ओवरपावर्ड है। मैंने टाइट लीव को सीधा जमीन पर टिकाया और एक मेटल रैक के सहारे टिककर खड़ा हो गया। मैंने अपने पैनल पर नजर डाली। बचे हुए पॉइंट्स 4210। ज्यादा कुछ नहीं बचा था। अब इन्हें बहुत सोच समझकर खर्च करना होगा। इस बुधवार से लीग शुरू हो रही है। बुधवार जानजो एरिना। मैं एथलीट कॉरिडोर से अंदर दाखिल हुआ। गेट पर नोवा के दिए गए कार्ड को स्कैन किया गया। जैसे ही मशीन उस कार्ड को प्रोसेस कर रही थी, टर्न स्टाइल के पास खड़े स्टाफ मेंबर ने मेरी तरफ अजीब नजरों से देखा। ऐश, रजिस्टर्ड एबिलिटी रैंक F, तुम्हारा एंडोर्समेंट। जो कार्ड तुमने अभी स्कैन किया है वो नोवा द्वारा जारी किया गया है। उस स्टाफ मेंबर ने अपने इंटरनल सिस्टम में कुछ टाइप किया।
स्क्रीन पर जो कुछ भी आया उसे देखकर उसके चेहरे के भाव 1 सेकंड के लिए बदल गए। अंदर जाओ। मैं एथलीट वेटिंग एरिया रूम C17 में चला गया। मैंने अपनी पीठ पर टंगे कैनवस बैग से टाइट क्लीव को बाहर निकाला, उसे दीवार के सहारे टिका दिया। उस त्रिशूल के नीले काले शाफ्ट पर जब रोशनी पड़ी तो वो चमक उठा, एक शांत सी चमक। मेरे मौजूदा शॉक पॉइंट्स का बैलेंस 4580 था। पिछले 5 दिनों में सिर्फ 300 पॉइंट्स ही बढ़े थे। वो ड्रिप इफेक्ट अभी भी धीरे धीरे काम कर रहा था, लेकिन पॉइंट्स मिलने की रफ्तार अब बहुत कम हो गई थी। अब कुछ नया करने का वक्त आ गया था। दोपहर 1 बजे ओपनिंग सेरेमनी शुरू हुई। मैं कॉरिडोर से बाहर निकला। एरिना की विशाल स्क्रीन पर सभी एथलीट्स की प्रोफाइल एक एक करके दिखाए जा गए थे। जब स्क्रीन पर मेरी प्रोफाइल आई तो भीड़ का शोर एकदम से थम गया, बिल्कुल सन्नाटा। एथलीट नंबर 121 ऐश जानजो फर्स्ट एकेडमी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। रजिस्टर्ड एबिलिटी रैंक F। एबिलिटी का नाम वाटर स्पार्क। एरिना में 28,000 लोग बैठे थे और उनमें से कम 25,000 लोगों ने अभी अभी वो स्क्रीन पर वो F देखा था। पश्चिम दिशा के स्टैंडिंग सेक्शन में एक गंजा आदमी, जिसकी आवाज किसी भौंकू जैसी थी, खड़ा हुआ और जोर से चिल्लाया, रैंक F? एक रैंक F का बंदा स्टेज पर क्या कर रहा है? किसकी सिफारिश से इसे एंट्री मिली है? ये एक लाइन किसी चिंगारी की तरह थी। पूरी भीड़ भड़क उठी। क्या ये मजाक है? एक रैंक F वाला बंदा जो ढंग से पानी भी नहीं थूक सकता, वो वहां क्या करने वाला है? ये पूरी तरह से फिक्सिंग है, पूरी तरह से फिक्सिंग है। मेरी आंखों के सामने मेरा सिस्टम पैनल पागलों की तरह झिलमिलाने लगा। शॉक पॉइंट्स +3, +2, +5, कुछ ही सेकंड्स में 20 से ज्यादा टिक। हर इंसान से भले ही कम पॉइंट्स मिल रहे थे, लेकिन भीड़ इतनी बड़ी थी कि टोटल वॉल्यूम बहुत बड़ा हो गया। मैंने अपने सिर नीचे रखा, एथलीट फॉर्मेशन में गया और चुपचाप अपनी जगह पर खड़ा हो गया। मेरे चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन पैनल के निचले दाईं कोने में बैलेंस 4580 से सीधे 4917 पर पहुंच गया। 300 से ज्यादा पॉइंट्स। ये तो बस 1 मिनट की एंट्री फीस थी। ओपनिंग सेरेमनी खत्म हुई, अब ड्रॉ शुरू हुआ। विशाल स्क्रीन पर मैचअप्स रोल होने लगे। ग्रुप 37 एथलीट R21 ऐश रैंक F वाटर स्पार्क बनाम एथलीट B078 स्टून रैंक B आयरन स्किन। भीड़ 2 हिस्सों में बट गई। क्या ये सीधे सीधे फ्री विन नहीं है? ये तो रैंडम ड्रॉ है। एक रैंक F का मुकाबला एक रैंक B से। क्या तुम्हें पक्का यकीन नहीं है कि ये जानबूझकर नहीं किया गया है? वहीं दूसरी तरफ VIP सेक्शन में बैठा एज स्क्रीन पर मैचअप को ध्यान से देख रहा था। उसने अपनी तलवार की मूठ पर 2 बार थपथपाई। स्टोन, उसने अपने अटेंडेंट से कहा। अटेंडेंट ने सिर हिलाया। अकेडमी की भीड़ पूरी तरह से जोश में थी। उन्हें कोई रोक टोक नहीं थी। जब वो मजाक उड़ाते तो कोई सीमा नहीं होती। मैं किस ग्रुप में हूं? 51। तुम्हारा प्रतिद्वंदी क्लाउड माउंटेन एकेडमी का एक रैंक C है। कोई फर्क नहीं पड़ता। एच की नज़र स्क्रीन से हटी और एथलीट फॉर्मेशन और फिर ग्रे ब्लू यूनिफॉर्म पहने मेरी तरफ गई। जब स्टोन जीतेगा तो मैं अगले राउंड में उससे भिड़ूंगा। अटेंडेंट ने एलिमिनेशन ब्रैकेट को फैलाया। ग्रुप 37 और 51 दूसरे राउंड में आपस में टकराने वाले थे। एज ने धीमी आवाज में अपनी सहमति जताई। उसने ये नहीं कहा कि अगर स्टोन हार गया तो क्या होगा, क्योंकि इस एरिना में बैठे बाकी हर इंसान की तरह उसने इस संभावना के बारे में सोचा ही नहीं था। एक रैंक F बनाम रैंक B, इसमें अगर की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। प्रीलिमिनरी राउंड्स अपने क्रम से शुरू हुए। मैं ग्रुप 37 में था। मेरे मैच से पहले 36 मैच और होने थे। इसका मतलब लगभग 2.5 घंटे का इंतजार। मैंने एथलीट रेस्ट एरिया में एक कुर्सी ढूंढी और बैठ गया। टाइट क्लीव मेरे घुटनों पर रखा हुआ था। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। भीड़ का शोर लहरों की तरह बार बार गूंज रहा था। 2.5 घंटे बाद ग्रुप 37 एथलीट्स कृपया स्टेज पर आए। मैं अपना टाइट क्लीव लेकर स्टेज की तरफ बढ़ा। स्टोन पहले से ही दूसरी तरफ वार्म अप कर रहा था। उसकी दोनों बाहें आयरन स्किन की प्री एक्टिवेशन मोड में थी। उसकी स्किन पर एक हल्का ग्रे मेटालिक रंग फैलने लगा था। हम दोनों के साइज का अंतर ऐसा था कि लोग देखकर ही हंस पड़े। वो 6 फुट 4 इंच का था और वजन 220 पाउंड्स। मैं 5 फुट 9, वजन 130 पाउंड, ग्रे ब्लू स्कूल यूनिफॉर्म पहने और हाथ में एक ऐसा त्रिशूल पकड़े जो मेरी हाइट से आधा सिर छोटा था। 3 सेकंड, सिर्फ 3 सेकंड में इसकी पेटी बन जाएगी। भीड़ में से किसी ने मजाक उड़ाते हुए चिल्लाया। जजेस ने स्टैंडर्ड रूल समझाए। स्टोन ने अपनी उंगलियां चटकाई। लोहे के लोहे से टकराने की वो भारी और सपाट आवाज गूंजी। बच्चे, तुम्हारा नाम ऐश है ना? हाँ। मैं सीधा सीधा बोलता हूं। मैं ये बात पहले ही साफ कर देता हूं। इस स्टेज पर मैं अपनी ताकत को रोक कर नहीं रखता, लेकिन मैं अपने वार को थोड़ा कंट्रोल करूंगा। बुरे से बुरे हालात में बस कुछ हड्डियां टूट जाएंगी। ठीक होने में 2 महीने लगेंगे, चिंता मत करो। बड़े भाई, ये जिन टूटी हुई हड्डियों की तुम बात कर रहे हो, वो तुम्हारी होंगी या मेरी? स्टोन के चेहरे के भाव एक पल के लिए एकदम खाली हो गए। फिर वो जोर से हंसा।
तुम में तो बड़ी हिम्मत है। तुम पहले रैंक एफ हो जिसने मुझसे इतने कड़े लहजे में बात की है। चलो एक बात बताता हूँ, अगर तुमने मेरा एक मुक्का भी सह लिया तो मैं तुम्हें डिनर कराऊंगा। मैंने सिर हिलाया, नोट कर लिया। मैं खाता बहुत हूँ। इससे पहले कि हेड जज पीछे हटता, मैंने ऊंची आवाज में बात की। मेरी आवाज बहुत तेज नहीं थी, लेकिन माइक सिस्टम ने उसे साफ साफ पकड़ लिया। बस एक छोटी सी बात, मेरी आवाज सुनकर भीड़ का शोर आधा हो गया। मेरा रजिस्टर्ड रैंक एफ है, एबिलिटी वाटर स्पार्क लिखी है। ये जानकारी सही है, लेकिन 1 महीने पहले एक असली कॉम्बैट के बाद मेरी एबिलिटी म्यूटेट हो गई थी। मिलिट्री के पास इसका रिकॉर्ड है, बस स्कूल की फाइल में अभी तक अपडेट नहीं हुआ है। मैंने टाइट लीव को घुमाया और उसकी नोक को स्टेज के फर्श पर टिका दिया। मेरा असली मौजूदा रैंक सी है, एबिलिटी वाटर कंट्रोल। 1 सेकंड का सन्नाटा छाया और भीड़ शोर से फट पड़ी। रैंक सी, एफ से सीधा सी पर जंप। एक ऐसा म्यूटेशन जो इतने सारे रैंक्स को एक साथ छोड़ दे। तुम मजाक कर रहे हो? एकेडमिक दुनिया ने आज तक ऐसा कोई मामला नहीं देखा है। रैंक सी वाटर कंट्रोल, ये सच है। ये रैंक एफ से सच में एक बहुत बड़ा जंप है। लेकिन स्टोन की रैंक बी आयरन स्किन के सामने ये अभी भी एक टियर पीछे है। इससे नतीजे पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एज ने कुछ नहीं कहा। वो रैंक के नंबर्स का एनालिसिस नहीं कर रहा था। वो इस बात का एनालिसिस कर रहा था कि मैं ठीक इसी वक्त ये जानकारी सबके सामने क्यों बता रहा हूं। अगर सच में किसी के पास सिर्फ रैंक सी की पावर है और वो स्टोन के रैंक बी से लड़ रहा है, तो सबसे सही कदम यही है कि चुप रहो और लड़ो। मैच से पहले अपने पत्ते खोलने का कोई फायदा नहीं, सिवाय इसके कि जो वो बता रहा है वो उसका असली पत्ता ना हो, बल्कि दूसरी लेयर हो। भाई, ये एज तो मेरे दिमाग को पढ़ने की कोशिश कर रहा है। ग्रुप 37 का मैच शुरू हुआ। स्टोन के पहले कदम से ही स्टेज हिलने लगा। 220 पाउंड का शरीर और उस पर आयरन स्किन की वो ग्रे चमक। ऐसा लग रहा था जैसे कोई ट्रक मेरी तरफ बढ़ रहा हो। 12 मीटर की दूरी उसने सिर्फ 0.8 सेकंड में पार कर ली। मुझसे सिर्फ 2 मीटर दूर उसने अपने राइट मुक्के में पावर भरना शुरू कर दिया। उसके हाथों की वो ग्रे चमक अब ब्राइट सिल्वर में बदल गई। 2 मीटर, 1.5 मीटर, 1 मीटर। मैंने अपनी राइट इंडेक्स फिंगर उठाई। हवा में मौजूद नमी एक ही झटके में खिंची और कंप्रेस हो गई। अंगूठे जितनी मोटी और करीब 13 फीट लंबी पानी की एक चाबुक हवा में सिर्फ 0.3 सेकंड में बनकर तैयार हो गई। स्टोन का मुक्का मेरे चेहरे से सिर्फ आधा मीटर दूर था। चाबुक हवा में लहराई। शुरुआत में कोई आवाज नहीं आई। आवाज कांटेक्ट होने के 0.1 सेकंड बाद आई। क्यों? क्योंकि चाबुक साउंड की स्पीड से भी तेज थी। भाई, इसे कहते हैं सिस्टम हैंग करना। कांटेक्ट पॉइंट था स्टोन के सीने का बिल्कुल बीच का हिस्सा। कोई चौड़ा वार नहीं, एकदम प्रिसाइज स्ट्राइक। कांटेक्ट होते ही स्टोन का फॉरवर्ड मोमेंटम रिवर्स हो गया। 220 पाउंड का वो पहाड़ वहीं के वहीं पलट गया और हवा में पीछे की तरफ उड़ गया। बहुत तेज। जितनी तेज वो मेरी तरफ आया था, उससे भी तेज वो पीछे गया। स्टेज के किनारे लगा बैरियर चमक उठा, जैसे किसी विशाल रबर के जाल ने उसे कैच कर लिया हो। स्टोन की पीठ बैरियर से घिसटती हुई नीचे आई। उसके घुटने स्टेज पर टिक गए। दोनों हाथ फर्श पर थे और मुंह खुला हुआ था, बिल्कुल पानी से निकाली गई मछली की तरह। 1, 2, 3। स्टोन ने दांत पीसे। उसका राइट घुटना जमीन से उठा। वो खड़ा हो रहा था, लेकिन इससे पहले कि उसका घुटना पूरी तरह सीधा होता, उसके चेहरे के सामने एक छोटी सी चीज प्रकट हुई। पानी की एक बूंद उसके माथे के बीच से सिर्फ 1 इंच दूर हवा में टंगी हुई, बिल्कुल स्थिर। स्टोन फ्रीज हो गया। वो उसे घूरने लगा। फिर उसे मेरी आवाज सुनाई दी। स्टोन, उस डिनर के बारे में जो तुमने प्रॉमिस किया था, मुझे कोई महंगी जगह चाहिए। स्टोन ने उस बूंद को पूरे 1 सेकंड तक घूरा और फिर खुद को पीछे की तरफ गिरने दिया। उसके सिर का पिछला हिस्सा एक भारी आवाज के साथ फर्श पर टकराया। वो बेहोश नहीं था, उसने खुद नीचे गिरने का फैसला किया था। भाई का सिस्टम ऐसा क्रैश हुआ कि उसने रीबूट होने से ही मना कर दिया। एथलीट 5 सेकंड से ज्यादा समय से नीचे है। एथलीट नंबर 2 स्टोन। हेड जज ने झंडा उठा दिया। अरीना में सन्नाटा छा गया। 28,000 लोग, और उस पल आप डोम के छेदों से बहती हवा की आवाज सुन सकते थे। स्टोन के पहले कदम से लेकर उसके पीछे उड़ने तक कुल 11.8 सेकंड लगे थे। सन्नाटा 3 सेकंड तक बना रहा। फिर शोर वापस आया। यह कोई आम चीयरिंग नहीं थी, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने पॉज की गई रिकॉर्डिंग को अचानक फुल वॉल्यूम पर प्ले कर दिया हो। पहले से दुगना शोर। उसने कहा था रैंक सी, और एक रैंक सी ने अभी अभी एक रैंक बी को एक ही चाबुक से उड़ा दिया। वो चाबुक, उसकी स्पीड इलॉजिकल थी। वो पागलपन था। मेरे विजन में पैनल पागलों की तरह चमकने लगा। नंबर्स बाढ़ की तरह आ रहे थे।
3 सेकंड के अंदर बैलेंस 4917 से सीधे 7841 पर पहुंच गया। एक ही मूव से लगभग 3000 पॉइंट्स, और ये अभी भी बढ़ रहा था। मैंने अपनी उंगलियां समेटी, नीचे झुका और टाइट क्लीव को उठा लिया। स्टेज से नीचे उतरा। मैं स्टोन के पास से गुजरा जो अभी भी जमीन पर फ्लैट पड़ा था। वो बस वहां लेटा हुआ था। स्टोन ने अपनी आंखें घुमाकर मेरी तरफ देखा। तुम जल्दी गिर गए, तुम खड़े हो सकते थे, मैंने कहा। स्टोन 2 सेकंड के लिए चुप रहा। ऑब्वियसली, तुम्हारे पास एक बूंद थी जो मेरे चेहरे से 1 इंच दूर टिकी हुई थी। मैं बेवकूफ नहीं हूं। दूसरा हिट लूं या नीचे ही पड़ा रहूं, बहुत आसान चॉइस थी, उसने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन डिनर अभी भी पेंडिंग है। जो डील हुई थी वो हुई थी, जगह तुम चुन लेना। मैंने टाइड क्लीव को वापस अपने कंधे पर रखा और एथलीट एरिया की तरफ चल दिया। वीआईपी सेक्शन के नीचे से गुजरते हुए मैंने ऊपर नहीं देखा। टारगेट एज, इमोशनल शिफ्ट डिटेक्टेड, शॉक पॉइंट्स +3, 0 से सीधे 3 पर। एज ने अभी अभी एक इमोशनल रिस्पॉन्स रजिस्टर किया था, लो लेवल का, सिर्फ इंटरेस्ट, लेकिन घोड़े पर नजर पड़ चुकी थी। उसी रात जियान झो के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर टॉप 10 ट्रेंडिंग टॉपिक्स में से 6 लीग से जुड़े हुए थे, और उन 6 में से 3 मेरे बारे में थे। रैंक एफ ने रैंक बी को हराया। ऐश की असली रैंक क्या है? सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली पोस्ट जियान झो अवेकनर फोरम से थी। पोस्ट करने वाला यूजर था अबिस स्पेक्टेटर। टाइटल था ऑब्जेक्टिव ब्रेकडाउन, ऐश के रैंक सी वाटर कंट्रोल की असली सीलिंग उसके पहले फाइट में। इस पोस्ट का कोर आर्ग्यूमेंट था कि ऐश की दिखाई गई ताकत को रैंक C+ और रैंक बी के बीच आसानी से एक्सप्लेन किया जा सकता है। ये नहीं कि ऐश कुछ ज्यादा ही स्ट्रांग है, बल्कि स्टोन के डिफेंस में कुछ साफ कमियां थीं। बहुत ही वेल रिटन एनालिसिस था। भाई क्या दिमाग लगाया है किसी ने, एकदम डिटेक्टिव बन गए हैं सब। मैं अपने डॉम के बेड पर बैठा फोन स्क्रॉल कर रहा था। कमेंट सेक्शन बदल रहा था। मिनटों में कमेंट्स की लहरें आने लगी जिनका फॉर्मेट और शब्द लगभग एक जैसे थे। वो सिर्फ रैंक सी वाटर कंट्रोल है, स्टोन अपने गेम में नहीं था। ये लाइन 17 बार आई। एक असली रैंक ए टैलेंट के सामने ये बंदा अपनी असली औकात दिखाएगा। 13 बार। भूलना मत कि वो फॉर्डर यूनिट से आया है, कोई चांस नहीं कि वो एक असली फाइट जीते। 9 बार। स्टोन ने उस पर रहम खाया। 9 बार। बॉट फार्म, इंडस्ट्रियल लेवल पर। मैंने अपना फोन नीचे रखा और मुस्कुराने लगा। भाई इन लोगों का डेडिकेशन तो देखो। जिन परिवार की ये चाल कोई बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन टाइमिंग एकदम शार्प है। मेरी पहली फाइट के बाद जब हाइप पीक पर थी, तब नैरेटिव को नेगेटिविटी से भर दो। गोल, कहानी को कंट्रोल करना। रैंक एफ ने एक ही झटके में रैंक बी को हरा दिया। ये हेडलाइन बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव है, इसे बदलकर कर दो, रैंक सी ने बमुश्किल एक लापरवाह रैंक बी को हराया। ये सेफ टेरिटरी है। पर क्यों? ताकि पब्लिक की उम्मीदें मुझसे कम हो जाएं। उम्मीदें जितनी कम होंगी, जब मैं उन्हें तोड़ूंगा तो इम्पैक्ट उतना ही कम होगा, और इम्पैक्ट कम होने का मतलब है शॉक पॉइंट्स कम मिलना। मेरे करंट शॉक पॉइंट्स का बैलेंस 16,440 था, एक ही दिन में लगभग 4 गुना। अगर मैं कुछ नहीं करता तो मैं जिन परिवार के इस इन्वेस्टमेंट को बर्बाद कर रहा था। मैंने अपना फोन वापस उठाया और एक प्राइवेट अकाउंट खोला। करीब आधा साल पहले रजिस्टर किया था, कभी कुछ पोस्ट नहीं किया, 0 फॉलोअर्स, एकदम क्लीन। यूजर नेम ओल्ड गार्ड ईस्ट। मैंने एक 30 सेकंड का वीडियो रिकॉर्ड किया, कोई हाईफाई प्रोडक्शन नहीं। फ्रंट कैमरा मेरे चेहरे पर पॉइंट कर रहा था, डॉम की ट्यूबलाइट ऊपर जल रही थी, रोशनी एकदम हार्श और फ्लैट थी। मैंने लेंस की तरफ देखकर बोला, हेलो एवरीवन, मैं ऐश हूं। आज मैंने अपना पहला लीग मैच स्टोन के खिलाफ जीता। ऑनलाइन लोग कह रहे हैं कि मैं सिर्फ रैंक सी हूं और स्टोन इसलिए हार गया क्योंकि उसने मुझे अंडर एस्टिमेट किया। ये बात फेयर है। मैंने सिर हिलाया। स्टोन सच में सीधे मेरी तरफ चार्ज करके आया था। ये ब्रेकडाउन्स गलत नहीं है, लेकिन मैं एक सवाल का जवाब देना चाहता हूं। किसी ने पूछा कि अगर मैं किसी रैंक ए या SSS ओपोनेंट का सामना करूं तो मैं क्या करूंगा। मैंने अपने दाहिने हाथ की तरफ देखा। तर्जनी उंगली कैमरे की तरफ उठी हुई थी। मुझे नहीं पता। 1 महीने पहले तक मैं सिर्फ एक रैंक एफ वाटर स्पार्क था। अब मैं म्यूटेट होकर रैंक सी वाटर कंट्रोल बन गया हूं। ये एबिलिटी यहां से कहां तक जा सकती है, सच कहूं तो मुझे नहीं पता। फिर मैंने अपना सिर हल्का सा झुकाया, बस एक छोटा सा एंगल। लेकिन राउंड 2 में मैं जिसका भी सामना करने वाला हूं, अगर तुम ये देख रहे हो तो मैं तुमसे कह रहा हूं, बच के रहना। वीडियो खत्म। मैंने उसे पोस्ट कर दिया। 3 घंटे बाद 1.42 मिलियन व्यूज। भाई एल्गोरिदम इंसान के इमोशंस को नहीं समझता, लेकिन वो डेटा समझता है। कमेंट्स उस फोरम वाले कमेंट से बिल्कुल अलग थे। टॉप लाइक्ड कमेंट था, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन जब ये बंदा कहता है कि उसे नहीं पता तो मुझे सच में लगता है कि उसे सब पता है। क्या किसी ने एंड में उसका वो लुक देखा? मैंने इसे 3 बार देखा है। मैं उसे डिफाइन नहीं कर सकता, ये बस बहुत शांत है, ऐसी शांति जो नॉर्मल नहीं है।
क्या वो बॉट्स जो उसे रैंक सी बोल रहे हैं कोई नई स्क्रिप्ट ला सकते हैं? उन्होंने एक ही लाइन दर्जन भर बार पोस्ट की है। शर्मनाक। बॉट पोस्ट सब बहुत नीचे दब चुके थे। मैं अपने डॉम के बेड पर लेटा छत को घूर रहा था। फोन साइड में फेंका हुआ था। मेरी विजन के ऊपरी दाहिने कोने में पैनल चमक रहा था। टोटल बैलेंस 22,150। पिछले 3 घंटों में ये नंबर 3400 से ज्यादा चढ़ा है। 1.4 मिलियन व्यूज। अगर 10 में से सिर्फ एक व्यूअर भी रियल रिएक्शन देता है तो वो जुड़ता जाता है, और ये अभी भी बढ़ रहा था। राउंड 2 के मैचअप्स कल अनाउंस होंगे। 2 मैच और जीतो और राउंड 3 का मतलब है सीधे एज से सामना। मैच के बीच में 3 दिन का गैप है। 3 दिन में मैं क्या क्या खरीद सकता हूं? पहला, टाइड क्लीव को रैंक C+ से एक टियर ऊपर पुश करना। दूसरा, मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। मेरे अंदर अवेकनिंग कोर चुपचाप गूंज रही थी। सिर्फ एक मूव के भरोसे सब कुछ नहीं छोड़ा जा सकता। मुझे एक दूसरा कार्ड चाहिए। पैनल पर स्किल असेंशन लिस्ट अभी भी वहां थी। ऑप्शन 4, राथ ऑफ द सी गॉड, टाइड बीस्ट टेमिंग, SSS+ सब स्किल। असेंशन कॉस्ट 6000 पॉइंट्स। मिलिट्री कंपाउंड में वो 12 आयरन हाइड राइनोज अभी भी मेरा इंतजार कर रहे थे। सेमीफाइनल के रूल्स बहुत ही ड्रामा के साथ अनाउंस किए गए। सारे प्रिलिमिनरी राउंड्स खत्म होने की अगली सुबह हेड जज खुद एक सील्ड लिफाफा लेकर स्टेज पर आए, लाल मोम की सील। लेकिन मेरी नज़र एक डिटेल पर अटक गई। वो मोम का पैटर्न अजीब था, जैसे उसे खोलकर फिर से सील किया गया हो। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के रिव्यू के बाद सेमीफाइनल स्टेज पर सर्वाइवल मोड का इस्तेमाल किया जाएगा, हेड जज ने अनाउंस किया। प्रिलिमिनरी राउंड से आगे बढ़ने वाले 64 एथलीट्स को 2 ग्रुप्स में बांटा जाएगा। ग्रुप ए में 32, ग्रुप बी में 32। हर ग्रुप को एक सिमुलेटेड इकोसिस्टम में डिप्लॉय किया जाएगा। टाइम लिमिट 2 घंटे। हर एथलीट की शुरुआत 3 सर्वाइवल बैजेस से होगी। नॉकआउट होने या हार मानने पर आपको अपना एक बैज विनर को देना होगा। 2 घंटे पूरे होने पर हर ग्रुप में टॉप 16 बैज होल्डर्स आगे बढ़ेंगे। रूल्स तो ठीक थे, प्रॉब्लम थी ग्रुपिंग्स। स्क्रीन पर नाम रोल होने लगे। ग्रुप ए के नाम एक एक करके सामने आ रहे थे। 32 एथलीट, 31 का जिन परिवार के साथ कोई ना कोई कनेक्शन था, और 32वां था मैं। एथलीट सेक्शन में खुसर-फुसर शुरू हो गई। ये ग्रुपिंग, ये सब जिन परिवार के लोग क्यों है? उस ग्रुप में नंबर 7 को देखो, क्या वो हेड जज का भतीजा नहीं है? भाई यहां तो खुल्लम खुल्ला फिक्सिंग चल रही है। वीआईपी सेक्शन में एज ग्रुपिंग्स को देख रहा था। वो सैटिस्फाइड था, लेकिन वो सैटिस्फैक्शन बहुत फ्लैट था। इतना फ्लैट कि एक भी शॉक पॉइंट प्रोड्यूस नहीं हुआ, क्योंकि उसे ठीक इसी की उम्मीद थी। करंट टोटल शॉक पॉइंट्स बैलेंस 22,150। मैंने नीचे टाइड क्लीव की टिप की तरफ देखा, फिर मैं मुस्कुरा दिया, बस इसलिए क्योंकि मुझे कुछ सच में फनी लगा। एक अकेले इंसान के लिए 31 लोग आ रहे हैं, और उन्हें अभी भी लग रहा था कि वो काफी नहीं है। जिन परिवार को जाहिर तौर पर लगा कि बाहर से देखने में ये बहुत बुरा लग रहा है, इसलिए उन्होंने खुद ही रैंक बी के फाइटर्स को बाहर खींच लिया। सिमुलेटेड बैटलफील्ड का एंट्रेंस लगभग 10 फीट डायमीटर वाला एक मेटल कॉरिडोर है। ये 32 अलग अलग ट्रांसफर टनल में बंटता है, जो कहने को तो रैंडम है, लेकिन मैंने नोटिस किया कि मेरी टनल की इनर एनर्जी गाइड रेल्स को मैन्युअली रिकैलिब्रेट किया गया था। इसका मतलब है कि मेरा लैंडिंग पॉइंट रैंडम नहीं है। कमेटी ने पहले से ही मेरी लैंडिंग की जगह तय कर ली है, कहीं बीच में, जहां मुझे आसानी से घेरा जा सके। मैं टनल में कदम रखता हूं, ट्रांसफर एक्टिवेट हो जाता है, रोशनी बदलती है। मैं एक जंगल के बीचों बीच खड़ा हूं, लगभग 100 फीट चौड़ा खुला इलाका, ऊंचे ऊंचे ब्रॉडलीफ पेड़ों से घिरा हुआ, मैदान के बिल्कुल बीच में, बिल्कुल वैसा ही जैसी उम्मीद थी। ग्रुप ए सर्वाइवल मोड, काउंटडाउन 3, 2, 1 शुरू। अब मैं वो करता हूं जो कोई भी नॉर्मल स्ट्रैटेजी वाला इंसान सपने में भी नहीं सोचेगा। मैं टाइट क्लीव को खुले मैदान के बीच में मिट्टी में गाड़ देता हूं। फिर मैं अपनी स्कूल जैकेट उतारता हूं, पैंट की जेब में हाथ डालता हूं और एक सील्ड बैग निकालता हूं। अंदर 3 पीस मैरिनेटेड जर्की, सूखा मांस है। मैं हर पीस को फॉइल में लपेटता हूं और मैदान में सूखी लकड़ियां इकट्ठा करना शुरू कर देता हूं। आग जलाने के लिए मैं पानी का इस्तेमाल करता हूं। जी हाँ, मैंने हवा के पानी के मॉलिक्यूल्स को आपस में इतनी तेजी से टकराने पर मजबूर कर दिया कि फ्रिक्शन से पैदा हुई हीट को एक पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेट कर दिया। 30 सेकंड बाद मैदान से गाढ़े धुएं की एक लकीर उठने लगी। 2 लाख स्क्वायर फीट के सिमुलेटेड फील्ड के ऊपर आसमान में धुएं का एक सीधा वर्टिकल कॉलम बन गया, मैप के हर कोने से विजिबल। भीड़ तुरंत रिएक्ट करती है, शोर की एक लहर दौड़ जाती है। वो क्या कर रहा है? आग जला रहा है। वो आग जला रहा है। मैच अभी शुरू हुआ है। 31 लोग उसे ठोकने आ रहे हैं और वो मैदान के बीच में बैठकर मीट ग्रिल कर रहा है। होलोग्राफिक स्क्रीन पर मेरा क्लोजअप आता है। मैं वहां हूं, आग के पास उकड़ू बैठा, पूरे कंसंट्रेशन के साथ फॉइल में लिपटी जर्की को लपटों के ऊपर टिकाए हुए, चेहरे पर आग की रोशनी, एक्सप्रेशन मीट ग्रिल कर रहा हूं। कमेंट्री डेस्क पर हंगामा मच जाता है। दोस्तों, क्या मैं सही देख रहा हूं? एथलीट 121 ऐश सर्वाइवल मोड के पहले ही मिनट में उसने फील्ड के बीच में आग जलाना चुना। पार्टनर, जरा मुझे ये समझाओ, क्या ये कोई एडवांस टैक्टिक है जिसके बारे में मुझे नहीं पता? मैं इसे नहीं समझा सकता,
12 साल हो गए इस बिजनेस में, पहली बार किसी को लीग सर्वाइवल मैच के दौरान कुकिंग करते देख रहा हो। मेरे विजन में पैनल पागलों की तरह जंप कर रहा है, नंबर्स तेजी से टिक हो रहे हैं, लेकिन मेरे पास देखने का टाइम नहीं है। मैं सुन रहा हूं, जंगल के चारों कोनों से आवाजें आ रही हैं, करीब आ रहे हैं। सबसे करीबी ग्रुप नॉर्थ ईस्ट, करीब 400 फीट दूर 3 लोग, साउथ वेस्ट 5 लोग तेजी से मूव कर रहे हैं, पहला वार करने के लिए उतावले हैं। नॉर्थ 7 लोग, सबसे केयरफुल मूवमेंट, शायद यही मेन स्ट्राइक टीम है। और बाकी दिशाओं से छिटपुट कदमों की आवाजें आ रही हैं। 26 लोग मेरी तरफ आ रहे हैं। मैं फॉयल चेक करता हूं, जाकी अभी पकी नहीं है। मैं अपना सिर उठाकर मैदान के चारों ओर पेड़ों की तरफ बोलता हूं, ठीक है, छिपना बंद करो। जंगल में कदमों की आवाज रुक जाती है। आते वक्त चेक कर लेना कि आसपास कोई सूखी लकड़ी है या नहीं। यहां नमी कम है, आग बुझ रही है। 3 सेकंड का सन्नाटा, फिर साउथ वेस्ट के पेड़ों से एक चिढ़ी हुई आवाज आती है। ये चल क्या रहा है? 5 लोग उस दिशा से बाहर चार्ज करते हैं। उनको लीड कर रहा है एक रैंक डी फायर टाइप अवेकनर, दोनों हाथों में आग पहले से ही लिपटी हुई है। ऐश, ये नाटक बंद करो। उसकी आवाज उसकी आग से ज्यादा गर्म है, लेकिन वो अपनी बात पूरी नहीं कर पाता क्योंकि उसे खुशबू आ जाती है। हवा मेरी तरफ से बह रही है, सोया सॉस, ब्लैक पेपर और उसके नीचे लहसुन का हल्का सा हिंट। उस फायर टाइप की लपटें आधा फीट सिकुड़ जाती हैं। मैं ये जानबूझकर कर रहा हूं। मैं डिस्ट्रैक्टेड हूं। मैं आग के पास उकड़ू बैठा हूं। एक डंडी से जर्की का एक पका हुआ पीस निकालता हूं, उस पर फूंक मारता हूं, एक बाइट लेता हूं, 2 बार चबाता हूं। बुरा नहीं है, थोड़ा सॉल्टी है। मैं बाकी 2 पैक्स को आग से खींच लेता हूं। चाहिए? वे पांचों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। ये हमें खाने के लिए बुला रहा है। इसके झांसे में मत आना, ये माइंड गेम्स खेल रहा है। लेकिन खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। वीआईपी बॉक्स में एज का वाइन ग्लास अपनी जगह से नहीं हिलता। पहली बार वो स्क्रीन पर आग के पास बैठकर जर्की चबाते हुए इंसान को घूरता है। उसका अटेंडेंट चुपके से झुककर पूछता है, क्या हमें उन्हें अब मूव इन करने के लिए कहना चाहिए? एज जवाब नहीं देता। वो खुद से एक सवाल पूछ रहा है, मैं आखिर कर क्या रहा हूं? कोई इंसान जिस पर 30 से ज्यादा लोग हमला करने वाले हों, वो अपनी पोजीशन रिवील करके हर दुश्मन को अपनी तरफ क्यों बुलाएगा? इस बिहेवियर के सिर्फ 2 ही एक्सप्लेनेशन है। या तो वो बेवकूफ है या इतना कॉन्फिडेंट है कि सबको एक साथ लपेट लेगा। एज का दाहिना हाथ 1 सेकंड के लिए म्यान पर टिकता है। या फिर वो चाहता है कि सब एक जगह आ जाए ताकि उसे सिर्फ एक बार लड़ना पड़े। पहला वेव ठीक उसी वक्त हिट करता है जब मैं अपनी तीसरी बाइट निकलता हूँ। साउथ वेस्ट से आए वो 5 लोग सबसे पहले मूव करते हैं। 30 मीटर दूर से एक कटोरे के आकार का फायरबॉल सीधा मेरी तरफ फायर होता है। उसी समय नॉर्थ ईस्ट की तिकड़ी भी पहुंच जाती है। जमीन से घुटने घुटने ऊंचे मिट्टी के नुकीले स्पाइक्स की एक कतार सेंटर की तरफ बढ़ने लगती है। नॉर्थ ग्रुप की प्लांट वाइन्स ऊपर कैनपी से नीचे गिरती हैं। फायरबॉल, वाइन्स, मिट्टी के स्पाइक्स सब एक साथ मेरी तरफ आ रहे हैं। मैं आराम से आखिरी बाइट निकलता हूं और मुस्कुराता हूं। चलो पार्टी शुरू करते हैं। लेकिन मैं डॉज करने के लिए नहीं भागा। मैंने आधा खाया हुआ जर्की अपने दांतों के बीच फंसा लिया। जमीन से अपनी जैकेट दोनों हाथों से उठाई, बाकी बचे हुए 2 फॉइल पैक्स को उसके अंदर लपेटा और उस पूरे बंडल को 5 मीटर दूर एक मरे हुए पेड़ के ठुंड के पीछे फेंक दिया। खाना बर्बाद नहीं होना चाहिए भाई, बाद में भूख लगेगी तो क्या खाऊंगा। फिर मैंने अपना नया टॉय टाइड क्लीव बाहर निकाला। फायरबॉल बिल्कुल करीब आ चुका था। 2 मीटर से भी कम दूरी पर मैंने अपना दाहिना हाथ उठाया। कोई एक उंगली नहीं, इस बार पूरी हथेली, और इस बार कोई वाटर विप भी नहीं। क्लियरिंग के ऊपर 30 मीटर के दायरे में हर एक वाटर मॉलिक्यूल सिर्फ 2.2 सेकंड में मोबिलाइज हो गया और कागज से भी पतली एक ट्रांसपेरेंट शीट में फैल गया। फायरबॉल उस वाटर मेम्ब्रेन से टकराया। कोई धमाका नहीं हुआ। टकराते ही वो मेम्ब्रेन फ्लैश वेपराइज हो गई और उस फैलाव भी फोर्स ने फायरबॉल का रास्ता ही मोड़ दिया। वो मेरे बाएं कंधे को छूता हुआ निकला और मेरे पीछे एक ठुंड से जा टकराया। मिट्टी के स्पाइक्स मेरे पैरों तक पहुंच चुके थे। मैंने एक कदम बाएं रखा, पहली कतार को पार किया, अपने शरीर को 30 सेंटीमीटर नीचे झुकाया। स्पाइक्स की दूसरी कतार मेरे सिर के ठीक ऊपर से गुजर गई। दायां पैर आधा कदम पीछे खींचा। तीसरी कतार मेरे पैरों की उंगलियों से सिर्फ 2 सेंटीमीटर आगे जमीन फाड़ कर निकली। ये सटीकता आंखों से देखकर नहीं आती, ये मेरे पैरों के तलवों से आती है। भाई, मेरा सिस्टम कोई आम चीज नहीं है। वाटर टाइप एबिलिटी का एक ऐसा इस्तेमाल है जिसके बारे में शायद ही कोई सोचता है। ये जमीन के नीचे मूव करने वाली हर चीज का एक रियल टाइम हीट मैप बना देता है। मेरा हर कदम स्पाइक्स के बीच मौजूद सेफ गैप में पड़ा। तभी ऊपर से प्लांट वाइन्स गिरने लगी। टाइड क्लीव एक आर्क में घूमा। उसके कांटे उस बेल को काटते नहीं हैं, वो उसे फंसा लेते हैं। 1 मीटर बाहर की तरफ ग्रोथ के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर यानी लंबवत मैंने ऐसा टॉर्क लगाया जैसे तौलिया निचोड़ रहा हूं। उसका फाइबर स्ट्रक्चर कोलैप्स हो गया। बेल साफ टूट गई। पहले फायरबॉल की लैंडिंग से लेकर बेल टूटने तक कुल 4 सेकंड लगे।
मैं अपनी जगह से हिला तक नहीं था। मेरा टोटल मूवमेंट 2 मीटर से भी कम था और वो जर्की अभी भी मेरे मुंह में थी। पूरा अरीना एकदम शांत हो गया था। कमेंटेटर की आवाज वापस आई, लेकिन वो हकला रहा था। उसने एक बार भी पलटवार नहीं किया। 3 बिल्कुल अलग अटैक्स 3 अलग तरीकों से हैंडल किए, वो भी सिर्फ 4 सेकंड में। ये कोई रैंक सी का रिएक्शन स्पीड नहीं है। मेरा पैनल मेरे विजन में बाढ़ की तरह बाढ़ आ गया। शॉक पॉइंट्स +45, +22, +156। बड़े बड़े नंबर्स आ रहे थे, लेकिन मेरे पास देखने का टाइम नहीं था। दूसरी वेव आ चुकी थी। 7 लोगों वाला नॉर्थ ग्रुप चार्ज कर रहा था। 2 मेटल फाइटर्स ढाल की तरह आगे थे, बीच में 3 रेंज्ड अटैकर्स, पीछे 2 सपोर्ट टाइप्स। उसी समय बाकी बचे 16 लोग हर दिशा से अंदर घुस आए। 28 लोग मुझे हर तरफ से घेर रहे थे और उन 28 ने एक साथ फायर किया। फायर बॉल्स, विंड ब्लेड्स, अर्थ स्पाइक्स, मेटल ब्लेड्स, वाइन्स, आइस शार्ड्स, सब कुछ। कम से कम 7 अलग अलग एबिलिटी टाइप्स हर एंगल से पूरी डेंसिटी से हिट कर रहे थे। इतने सारे अटैक्स कि होलोग्राफिक रेंडरिंग सिस्टम भी एक पल के लिए ओवरलोड हो गया। कमेंटेटर की आवाज फटने लगी। 28 एक साथ शॉट, ऐश पर फुल कवरेज। उसका अगला शब्द गले में ही अटक गया, क्योंकि मैं वहां था ही नहीं। भाई, मेरी पेटी बनाना इतना आसान थोड़ी है। 28 अटैक्स क्लियरिंग के सेंटर पर आकर टकराए। एनर्जी को सोखने वाला एलॉय फर्श फट गया। 20 फीट के रेडियस में धुआं और मलबा भर गया। अंदर कोई नहीं था, सिर्फ एक जली हुई ग्रे ब्लू स्कूल जैकेट थी। वही जैकेट जो मैंने उनके फायर करने से ठीक 1 सेकंड पहले ठुंड के पीछे से फेंकी थी। मिस डायरेक्शन। भीड़ में किसी ने चीख मारी, कोई कराहे उठा, कोई पेट पकड़कर हंसने लगा। मेरा पैनल उस स्पीड से रोल कर रहा था जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। शॉक पॉइंट्स +88, +77, +156। देखने का टाइम नहीं था। मेरी आवाज ऊपर से आई, 25 फीट की ऊंचाई से। मैं एक मरे हुए क्रॉस बीम पर खड़ा था, सिमुलेटेड फील्ड के डोम फ्रेमवर्क का एक हिस्सा। टाइड क्लीव मेरे कंधे पर टिका था। मैं नीचे क्रेटर में खड़े उन 28 नमूनों को देख रहा था। नीचे से आग की रोशनी उठकर मेरे चेहरे पर पड़ रही थी। मैंने बोलना शुरू किया, उसी टोन में जैसे कोई टीचर ग्रुप प्रोजेक्ट का रिव्यू करता है। तुम्हारा कोऑर्डिनेशन एकदम बकवास है। 28 लोग एक ही पॉइंट को टारगेट कर रहे हैं और उनमें से 12 शॉट्स मिस हो गए। सबसे दूर वाला शॉट 30 फीट बाहर गया। मैंने उस फायर टाइप फाइटर की तरफ देखा। जाकर 100 फीट दूर से फिक्स्ड टारगेट्स पर प्रैक्टिस कर। तेरा स्प्रेड 6 फीट से भी ज्यादा है। तू तो किसी बेसिक थ्रोइंग इवेंट में भी पास नहीं होगा। भीड़ में से एक ऐसी आवाज आई जिसका कोई नाम नहीं। ना वो हंसी थी, ना चीख। ये कुछ वैसी आवाज थी जो तब निकलती है जब कोई तुम्हारा सिर पकड़कर तुम्हें कोई घटिया परफॉर्मेंस आर्ट देखने पर मजबूर कर दे। कुछ बेतुकापन और एड्रेनलिन का मिक्स जो किसी घोड़े की दहाड़ जैसा लग रहा था। इन नमूनों को रोस्ट करने में जो मजा आ रहा है ना, कसम से सिस्टम हैंग कर दिया मैंने। बैटिंग ऑड्स तो 30 सेकंड पहले ही कोलैप्स हो चुके थे। सट्टेबाजों का सिस्टम एरर थ्रो कर रहा था। वीआईपी बॉक्स में एज का वाइन ग्लास उसके होठों पर ही फ्रीज हो गया था। वाइन अपनी जगह से हिल नहीं रही थी। उसका अटेंडेंट पहली बार बिना कोई इशारा मिले ही बोल पड़ा, क्या हमें? चुप रहो, एज ने कहा। एज स्क्रीन पर बीम पर खड़ी मेरी फिगर को घूर रहा था। इमोशनल शिफ्ट डिटेक्टेड इन एज। टाइप स्क्रूटिनी और अलर्टनेस इंटेंसिटी मीडियम हाई। 3 से सीधा 18 पर। एक चींटी ने अभी अभी एक बाघ का ध्यान खींच लिया था। मेरी नज़र नीचे खड़े उन 28 लोगों पर घूमी। फिर मेरी नज़र उस एक बंदे पर जाकर टिक गई जो पिछली कतार में खड़ा था, हाथ जेब में, एक बार भी अपनी जगह से नहीं हिला था। एक रैंक सी फाइटर, वो भी मुझे ही देख रहा था। एक्सप्रेशन एकदम शांत। हमने 25 फीट की ऊंचाई के गैप से लगभग 1 सेकंड तक आई कांटेक्ट किया। मैंने टाइड क्लीव को अपने कंधे से नीचे उतारा। उसकी नोक नीचे की ओर थी, जिसे मैंने बीम के मेटल सरफेस पर टिका दिया। इस सर्वाइवल मैच का पहला राउंड खत्म हो चुका था। 28 अटैक्स हुए थे और 0 हिट्स। भाई, मेरा सिस्टम इतना ओवरपावर्ड है कि मैंने अभी तक अपना जर्की भी पूरा नहीं खाया था। मैच को शुरू हुए 4 मिनट हो चुके थे और मेरे पास 2 पैकेट अभी भी बचे थे। तभी अरीना का ब्रॉडकास्ट सिस्टम ऑन हुआ, लेकिन ये हेड जज की आवाज नहीं थी। ये एक इमरजेंसी चैनल था। एक अधेड़ उम्र के आदमी की आवाज गूंजी। आवाज जानबूझकर धीमी रखी गई थी, लेकिन उसमें एक ऐसी अथॉरिटी थी जो किसी से सवाल नहीं पूछ रही थी, बल्कि सीधा हुक्म दे रही थी। वो आवाज डोम के हर स्पीकर से पूरे अरीना में गूंज उठी। ग्रुप ए सर्वाइवल मोड को तुरंत सस्पेंड किया जाता है। एथलीट 1-1 ऐश, तुरंत कंट्रोल रूम में रिपोर्ट करो। मैंने अपने हाथों से धूल झाड़ी। टाइट क्लीव वापस मेरे कंधे पर आ गया।
वीआईपी सेक्शन के पास से गुजरते हुए मैंने पहली बार ऊपर की तरफ देखा, सीधा एज की आंखों में, किसी बाज की तरह तेज आंखें। पता नहीं कब, लेकिन उसके हाथ में जो वाइन का ग्लास था वो चकनाचूर हो चुका था। लाल रंग की वाइन उसकी उंगलियों के बीच से टपक रही थी। ये सिर्फ गुस्सा या डर नहीं था, बल्कि उससे कहीं बढ़कर था। ये एक शिकारी की वो स्वाभाविक सतर्कता थी जिसे तब महसूस होता है जब उसके इलाके में कोई ऐसी चीज घुसाती है जिसे वो पूरी तरह समझ नहीं पाता। मैंने उसे देखकर एक हल्की सी स्माइल दी। मेरी आवाज सिर्फ हम दोनों तक ही पहुंच रही थी। लगता है तुम्हारी तलवार को अब स्क्रीन टाइम नहीं मिलने वाला। मेरे ये शब्द सीधा उस पर जाके लगे और तभी मेरे पैनल पर एक नया अलर्ट फ्लैश हुआ। इमोशनल शिफ्ट डिटेक्टेड इन एज, टाइप किलिंग इंटेंट, एक्सट्रीम, शॉक पॉइंट्स प्लस 500। मैंने उसकी तरफ देखना बंद कर दिया। मैं कंट्रोल रूम की तरफ मुड़ गया। एक SSS टैलेंट से मिला किलिंग इंटेंट। भाई ये तो बाहर खड़े उन सारे फाइटर्स को मिलाकर मिलने वाले पॉइंट्स से भी ज्यादा था। ये बफ तो सच में गजब का है। मैंने कंट्रोल रूम का भारी दरवाजा खोला। मुझे लगा था कि शायद अंदर जनरल स्टोन होंगे या शायद उनसे भी बड़ा कोई अफसर, लेकिन उस कमरे में सिर्फ एक इंसान था, एक बूढ़ा आदमी जिसने फीके रंग की वर्क यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। वो एक कपड़े से डिस्प्ले स्क्रीन साफ कर रहा था। वो मेरी तरफ मुड़ा। उसका चेहरा बिल्कुल साधारण था, लेकिन उसकी आंखें, ऐसा लग रहा था जैसे उन आंखों में कुछ बहुत ही प्राचीन और गहरा बसा हो, बिल्कुल समुद्र के पानी की तरह, जो 10,000 सालों से एकदम शांत हो। बच्चे, वो सिक्का जो तुम्हारे माता पिता तुम्हारे लिए छोड़ गए थे, क्या मैं उसे देख सकता हूं? मेरे कदम पहली बार रुक गए। मेरा हार्ट रेट अभी भी 62 बीट्स प्रति मिनट पर एकदम नॉर्मल था, लेकिन मेरे अंदर की एबिलिटी एनर्जी खुद ब खुद एक्टिवेट होने लगी। ऐसा तो मुझे तब भी महसूस नहीं हुआ था जब मैं उस खूंखार ब्लड रेज एप का सामना कर रहा था। मैंने उस बूढ़े की आंखों में आंखें डाली। कुछ सेकंड तक खामोशी छाई रही। फिर मैंने अपनी जेब में हाथ डाला और वो जंग लगा सिक्का बाहर निकाल लिया। उसे अपनी उंगलियों के बीच घुमाया। उस जंग के नीचे वो नीली रोशनी, जिसका इस दुनिया से कोई वास्ता नहीं है, वो पहली बार खुद से झिलमिला उठी, एकदम चमकीली और साफ, उस बूढ़े की नजर के ठीक सामने। और इसे देखने के बाद? मैंने पूछा। बूढ़ा मुस्कुराया, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उसने मुझे अनदेखा करते हुए मेरे पीछे बंद दरवाजे की तरफ देखा। ऐसा लगा जैसे वो उस दरवाजे के आर पार बाहर की पूरी दुनिया को देख सकता हो। इसे देखने के बाद शायद हम आखिरकार उस चीज के बारे में बात कर सकें जो मिथ से भी ऊपर है। भाई सी के साथ आज का ये पार्ट यहीं समाप्त होता है। आप सभी के लिए एक जरूरी अपडेट है, इस सीरीज के आगे के पार्ट्स अब इस चैनल पर नहीं आएंगे। हमने इस तरह की AI एनिमे सीरीज के लिए एक नया चैनल बनाया है जिसका नाम है एनिटॉप प्रो। भविष्य में इस सीरीज के सभी अगले पार्ट्स वहीं पर रिलीज होंगे। इस चैनल पर अब पहले की तरह ही केवल ओरिजिनल जापानीज एनिमे की वीडियोस आती रहेंगी। हमने नए चैनल पर पहले से ही कुछ बेहतरीन सीरीज डाल दी हैं, तो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर अभी सब्सक्राइब करें और एंजॉय करें।